सो हेलो फ्रेंड्स, बेटा आज हम अगले टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इससे पहले हमने ट्वेल्थ के काफ़ी सारे टॉपिक्स जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावरिंग प्लांट की वीडियोस आप लोगों के लिए अवेलेबल करा दी थी। अब अगला चैप्टर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। आइए वन बाय वन इसे देखते हैं। जैसे प्रिंसिपल्स मतलब कुछ रूल्स जो अप्लाई होते हैं इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन इसके ऊपर। इनहेरिटेंस मतलब किस तरीके से क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, हाउ द थिंग्स आर पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। और पास ऑन होने के दौरान कुछ करेक्टर्स पेरेंट जैसे होते हैं और कुछ अलग होते हैं तो उसे वेरिएशन कहा जाता है। आइए वन बाय वन देखते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड। इस टॉपिक में हमें मेंडल्स लॉ की बात करनी है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करनी है, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन की बात करनी है, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशन एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इन सब की बात हमें वन बाय वन करनी है। तो देखिए सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी। सबसे कॉमन क्वेश्चन यही होता है कि हेरिडिटी और वेरिएशन में क्या अंतर होता है। याद रखिएगा हेरिडिटी जो है वो व्हाट है, कि क्या हो रहा है, तो इनहेरिटेंस हाउ है कि वो चीज़ कैसे हो रही है। तो क्या हो रहा है, देखो जैसे हम देखते हैं कि ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो हमेशा आइडेंटिकल होते हैं टू द पेरेंट्स, कि लॉयन के बच्चे लॉयन जैसे ही लगेंगे। ये जो हो रहा है, एलिफेंट के बच्चे एलिफेंट जैसे ही लगेंगे, यानी जो पेरेंट है ऑफस्प्रिंग वैसा ही लगता है। ये जो हाव है, ये जो चीज़ हो रही है, इसको हम लोग हेरिडिटी कहते हैं। और इसके पीछे जो प्रिंसिपल या लॉजिक होता है उसे हम इनहेरिटेंस कह देते हैं। कई बार छोटी क्लासेस में तो ये टर्म्स एक दूसरे के साथ सिनोनिमसली भी यूज़ करे जा सकते हैं। और डू दे शो डिफरेंस इन सम ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बात भी है। तो हमें दिखता है जनरली दे आर क्वाइट मच सिमिलर टू ईच अदर, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं होते हैं, राइट। फिर कहते हैं वाई डू सिबलिंग्स लुक सिमिलर, तो इसी बात को हमें इसमें बेटा समझना है। डिफाइन जेनेटिक्स, ये जो सवाल है कि क्यों हम एक दूसरे जैसे ही हमारे ऑफस्प्रिंग्स होते हैं हमेशा हमारे जैसे ही, इस क्वेश्चन को जिस ब्रांच ऑफ साइंस में हम पढ़ते हैं उस ब्रांच ऑफ साइंस का नाम होता है जेनेटिक्स। इनहेरिटेंस, द प्रोसेस बाय विच दिस करेक्टर इज हैपनिंग, जो हाउ है, ये जो व्हाट है, जो हो रहा है, ये हो कैसे रहा है, क्या रास्ता है इसका। तो हम जैसे जानते हैं जनरली कि डीएनए पास ऑन होता है ना, मॉलिकुलर फॉर्म में सोचे तो, और फिजिकल फॉर्म में सोचते हैं तो क्रोमोसोम पास ऑन होते हैं। किस तरीके से वो चीज़ हो रही है उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। क्या हो रहा है वो हमारी हेरिडिटी होती है। बट आपकी क्लास में कई बार ट्वेल्थ क्लास तक इसको हम इंटरचेंजेबल वर्ड को यूज कर सकते हैं। जेनेटिक्स का मतलब होता है यही, इनहेरिटेंस और वेरिएशन के साथ जो चीज़ें होनी है उसको पढ़ाई करना। और प्रोजेनी कितना डिफर करेगी अपने पेरेंट से, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। फिर हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या रहा है, ह्यूमंस को बहुत पहले से ही ये बात पता है कि सॉरी भाई दोस्तों, कि एक कॉज वेरिएशन का हमेशा क्या रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि ह्यूमन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसके कारण जो नेक्स्ट जनरेशन ऑफ स्प्रिंग आता है वो काफ़ी हद तक तो सिमिलर होता है अपने पेरेंट्स से, बट कुछ कुछ उसमें डिफरेंसेस भी देखे गए हैं हमेशा। तो ये उनको पहले से पता है, बट उसका साइंटिफिक कॉज क्या था या साइंटिफिक रीज़न क्या था वो उनको नहीं पता था। दे एक्सप्लॉइटेड वेरिएशंस नेचुरली प्रेजेंट इन वाइल्ड पॉपुलेशंस, और जो नेचुरली वेरिएशंस प्रेजेंट थी उनका इस्तेमाल भी करा उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए। जैसे कोई वाइल्ड काव है, वाइल्ड बफेलो है, वो ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूसिंग है तो उसी की ब्रीड कराते थे, उसी को डोमेस्टिकेट करने की कोशिश करते थे ताकि उनका फ़ायदा हो। क्योंकि उन्हें इतना तो इसका मतलब क्या, उन्हें समझ तो थी कि डोमेस्टिकेटेड से ज़्यादा मिल्क कहाँ से मिलेगा, दूसरी वेरिएशन से जो कि वाइल्ड टाइप है। यानी उनको कुछ ना कुछ तो वेरिएशन के बारे में आइडिया पहले से ही था। तो दिस वॉज यूटिलाइज फॉर सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिंग ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस डिजायर्ड करेक्टरिस्टिक्स। ये पुराने कर रहे थे लोग एक तरीके से, देखो दिखाया भी गया है किसान जो है वो काम कर रहा है काऊ के साथ, तो वो चीज़ दिखाई भी गई है। आर्टिफिशियल सिलेक्शन यानी मैन मेड सिलेक्शन काफ़ी टाइम से हमने करा है। बस हमारे लिए प्रॉब्लम ये थी कि हमें ये तो पता है कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या होता है, डोमेस्टिकेशन करते हैं फिर हम उस वाइल्ड वैरायटी का, वाइल्ड काउस का, लेकिन हमें उसके पीछे का लॉजिक नहीं पता था। क्या नहीं पता था बेटा, एक्चुअल साइंटिफिक बेसिस जो है वो नहीं पता था, बस यही एक कमी थी। वरना हमें मालूम तो था कि नेचर में वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। जैसे एक काव हमारे पास, इसका एग्जांपल इंडियन ब्रीड साहिवाल, जो अच्छी खासी मिल्क प्रोड्यूसिंग एबिलिटी रखती है। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करते हैं, कि जो हमने कहा कि हाउ कैसे होगा उसके लिए कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उसकी लॉ की बात करनी है। और वन जीन इनहेरिटेंस की बात पहले करनी है कि कोई एक करेक्टर, कि मेरा वाइट कलर है तो नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे का वाइट कलर कैसे होगा,
वो होता है वो तो क्या है, हेरिडिटी। किस प्रोसेस से हो रहा है, वो इनहेरिटेंस है। तो वही बात हम यहाँ पे अब करेंगे। इसमें जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट शुरुआत मिली थी इस बात को समझने में, वो हमें मिली थी मिड 19th सेंचुरीज में, यानी 1850 के आसपास। ग्रेगर मेंडल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसमें एक्सपेरिमेंट्स करे हाइब्रिडाइजेशन के। हाइब्रिडाइजेशन मतलब ऐसे दो लोगों को मिलाना जिनके ट्रेट्स अलग अलग होते हैं, उस प्रोसेस को करना। फिर एक टॉल एक डॉर्फ है तो दोनों के ट्रेट अलग अलग हैं, उसको क्रॉस कर दिया तो वो हाइब्रिडाइजेशन हो गई। ऑन गार्डन पीस फॉर 7 ईयर, 7 साल उन्होंने काम किया। प्रपोज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि बेसिक क्या कानून है, किस तरीके से करेक्टर एक पेरेंट से एक बच्चे में जाएगा, उसके लिए कुछ कानून उन्होंने बताए। हम तो आजकल 1-2 साल मेहनत करके ही परेशान हो जाते हैं। आप देखिए कि आज अगर उसको इतनी सक्सेस मिली है तो वो इसलिए बेटा कि उसने 7 साल तक लगातार एक ही चीज पर वर्क कर कर दिखाया है। वाई मेंडल वर्क स्टूड आउट, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थी, वो रैंडम बात नहीं कह रहा था, वो बता रहा था कि फर्स्ट जनरेशन में कितने जो स्प्रिंग्स हैं वो पेरेंट जैसे होंगे, सेकंड में कितने होंगे, रेशियोज दे रहा था 3:1, 1:2:1, तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर रहा था। और मैथमेटिकल लॉजिक भी लगा रहा था कि सेग्रीगेशन होगा, इक्वल सेग्रीगेशन होगा, हर गैमीट को एक ही एलील मिलेगा, इस तरीके की बातें उन्होंने करी थी। हिज एक्सपेरिमेंट्स हैड ए लार्ज सैम्पलिंग साइज, जो उनके लिए और जिसके कारण क्रेडिबिलिटी उनको मिली। Inferences were confirmed by experiments on successive generations on test plants, और जो उनके रिजल्ट्स आए वो उन्होंने कंफर्म करे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ ऐसा नहीं एक जनरेशन में एक्सपेरिमेंट कर दिया, नेक्स्ट उससे नेक्स्ट, ऐसे जनरेशन टू जनरेशन में एक्सपेरिमेंट्स करते चले गए थे। और फाइनली उन्होंने प्रूव किया था कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल सच है कि ये वाले लॉज काम करते हैं हर जगह पे, और इसलिए उसको जनरल रूल ऑफ इनहेरिटेंस माना गया, क्योंकि वो हर जनरेशन पर एक थे। ऐसा नहीं था कि कभी हो रहा है और कभी वो रूल लागू नहीं हो रहा है। तो इसलिए मेंडल का काम स्टैंड आउट करा, क्योंकि स्टैटिस्टिकल एनालिसिस थी, सैंपल साइज बड़ा था, और बहुत सारी जनरेशन्स पे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को कर कर देखा था। जैसे यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा F1, F2, F3, बार बार वो हर जनरेशन टू जनरेशन कर रहे थे। F1, F2, F3 क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम बात करेंगे। फीलियल 1, फीलियल 2, फीलियल 3 कहते हैं उसे हम। मेंडल इन्वेस्टिगेट कैरेक्टर्स इन द गार्डन, किस प्लांट पे काम किया उन्होंने, गार्डन पी प्लांट पे काम किया। और जब भी 2 प्लांट्स को उन्होंने क्रॉस किया था, 2 ऐसे प्लांट्स देखे जिसमें बहुत क्लियर कट अपोजिंग ट्रेट्स नजर आ रहे थे। तो एक टॉल था तो एक ड्वार्फ था, कोई मिड वेराइटी या मिड हाइट की बात नहीं देखी उन्होंने, राइट। येलो या ग्रीन जो बहुत इजीली डिस्टिंग्विशेबल ट्रेट हो, ऐसे ट्रेट्स पर उन्होंने काम करा था। दिस अलाउड हिम टू सेट अप ए बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस। और उनका हमारे लिए कंट्रीब्यूशन क्या था, उन्होंने कुछ बेसिक रूल्स बता दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वगैरह। ही कंडक्टेड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन एक्सपेरिमेंट्स। उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन भी किया, क्रॉस पॉलिनेशन भी किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी किया। आर्टिफिशियल मतलब अपनी मर्जी से उन्होंने कहीं से एंथर हटा दिया, इमैस्कुलेशन कर दी, जो हम सेक्सुअल प्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ाते थे। उसके बाद फिर वहाँ पर अपनी मर्जी का उन्होंने पॉलन ग्रेन लाया, तो वो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब 2 अलग अलग प्लांट के 2 अलग फ्लावर्स को क्रॉस कराया। काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने करे, तब जाकर उन्होंने कहा कि ये रूल हर जगह एप्लीकेबल होते हैं, तो हम इनको बेसिक फ्रेमवर्क मान सकते हैं ऑफ रूल्स गवर्निंग इनहेरिटेंस, राइट। ट्रू ब्रीडिंग प्री लाइन्स, ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है ऐसी कंडीशंस जहां पर होमोजाइगोसिटी होती है। क्या होता है बेटा, जहां पर होमोजाइगोसिटी होती है, यानी कि बार बार अपने जैसे ही पेरेंट आइडेंटिकल चीजें बनाएंगे। होमोजाइगस है, टीटी है, तो वो टीटी ही अगली जनरेशन में वही गैमेट्स बनने वाले हैं, है ना। तो बार बार अपने जैसे ही आइडेंटिकल बनाना उसे ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। मेंडल यूटिलाइज्ड सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स, उन्होंने बहुत सारे ऐसे प्लांट्स का इस्तेमाल करा बेटा जो ट्रू ब्रीडिंग थे इन नेचर। A line that has undergone continuous self pollination, और जिसके कारण continuous self pollination होने के कारण अपने जैसे ही बनाता है वो, कोई वेरिएशन नहीं आती, क्योंकि किसी नई जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ, किसी नए जेनेटिक मेकअप के साथ उसकी कोई क्रॉस नहीं हो रही होती है। करेक्टरिस्टिक शोज अ स्टेबल ट्रेट इनहेरिटेंस, यानी जनरेशन टू जनरेशन पास करती है via gametes obviously, and expression for several generations. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties. 7 प्लांट लिए, हर प्लांट पे 2 अपोजिंग ट्रेट लिए, तो टोटल वेराइटीज कितनी होगी, 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल वेराइटीज कितनी हो गई, 14 हो गई। पेयर्स वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर 1 कैरेक्टर, जिन भी प्लांट्स को उन्होंने क्रॉस कराया
उन 7 पेयर्स में सब कुछ सेम था, सिर्फ एक कैरेक्टर पे वो चीज़ें अलग हो रही थी कि मान लीजिए सिर्फ हाइट पे अलग है, बाकी सीड कलर फ्लावर कलर सब उसमें सेम था। इस तरीके की बात वो आपको कह रहा है। ये वो 7 कैरेक्टर हैं जिनकी वो बात करता है जनरली। 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर इन टोटल 14 वेराइटीज, टॉल वर्सेस ड्वार्फ, येलो वर्सेस ग्रीन, राउंड वर्सेस रिंकल्ड, पर्पल वर्सेस वाइट, इन्फ्लेटेड वर्सेस ग्रीन वर्सेस येलो, इन्फ्लेटेड वर्सेस कंस्ट्रिक्टेड। इस तरीके की वेराइटीज उन्होंने हमें बताई थी कि ऐसी ऐसी वेराइटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये थोड़ा सा और अच्छे से लिख दिया है उसने कि कौन कौन से कैरेक्टर्स थे और उसमें क्या क्या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स थे। स्टेम हाइट पे टॉल ड्वार्फ, फ्लावर करल वायलेट वाइट, फ्लावर पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल, पोड शेप इन्फ्लेटेड या कंस्ट्रिक्टेड, सीड शेप राउंड या रिंकल्ड। तो बहुत बार बच्चा सीड और पोड में कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो सीड जो है बेटा वो तो एम्ब्रियो रखती है, और पोड वो केस है जिसके अंदर सीड प्रेजेंट है, जस्ट लाइक पेंसिल और पेंसिल का बॉक्स। तो पेंसिल अगर सीड है तो पेंसिल का बॉक्स जिसके अंदर वो रखी है वो पोड है, कंटेनर है वो उसका। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। तो ये 7 कैरेक्टर्स होते हैं हमारे पास, सातों में अपनी अपनी वेराइटीज़ होती हैं। बहुत बार नीट के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इसे याद रखें। डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स देखो जो अभी बताए थे वही दोबारा हैं बेटा, सेम ही। इधर वाले सारे डोमिनेंट हैं और इधर वाले सारे ट्रेट्स क्या हैं, रिसेसिव हैं। फिर देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस सेटअप, यानी कि ऐसे पेरेंट्स का क्रॉस करना जहां पर एक ही कैरेक्टर में डिफरेंस आ रहा हो। हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करे गए। क्रॉसिंग टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स, ऑब्जेक्टिव टू स्टडी द इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। क्या ऑब्जेक्टिव था इनका, कि हमें एक जीन की इनहेरिटेंस पढ़नी थी, कैसे जाता है वो। हमने बेसिक टॉपिक भी वहीं से शुरू किया था कि फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल कलेक्टेड सीड्स प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस क्रॉस एंड ग्रू देम। ये जो उसने क्रॉस करा उसके बाद उसे सीड्स मिले, उसे उन्हें ग्रो किया। दिस जनरेटेड प्लांट्स ऑफ द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन, है ना। देखो सिंपल सी बात कह रहा है वो आपको कि जो भी पेरेंट्स आपके थे दोनों में अलग अलग कैरेक्टर थे, एक टॉल था एक ड्वार्फ था, और जब मैंने उन्हें क्रॉस करा तो उससे जो रिजल्ट आया बेटा, उससे मैंने क्या बोला कि जो अब मेरे पास बन गया वो एक हाइब्रिड बन गया। क्योंकि एक पेरेंट टॉल था मान लीजिए, और एक पेरेंट के पास ये वाले कैरेक्टर थे, एक पेरेंट ड्वार्फ था उसके पास ये वाले कैरेक्टर होते हैं। तो अगर ये कैरेक्टर आ गया तो इसमें एक पेरेंट से कैपिटल टी आ गया, दूसरे पेरेंट से स्मॉल टी आ गया, तो बेसिकली वो एक हाइब्रिड बन गया। ये डायग्रामेटिकली भी देख सकते हैं हम। ये कार्पल दिखाया है उसने, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। इधर एंथर दिखाया है स्टेमन वाला, है ना स्टेमन ऑफ फिलामेंट वाला। फिर देखो दिखा रहा है कि एंथर निकाल लिया मैंने यहाँ से। अब देखो इसमें से ये येलो येलो वाला जो पार्ट था बेटा वो उन्होंने निकाल लिया है, सिर्फ ये पेटल्स वाला पार्ट ही बचा है। और मैं अपनी मर्जी के पॉलन ग्रेन्स इस पर लाऊंगा कल को और स्प्रेड करूंगा, तो इसलिए इसको हम क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी कहते हैं या सिलेक्टिव पॉलिनेशन भी कहते हैं, कि हमने अपनी मर्जी से इस एक्सपेरिमेंट को करा होता है। तो पेरेंट जो है वो प्लस दिख रहा है, देखो फीमेल है ये, मेल पेरेंट जो है वो ये वाला आएगा, वरना सेम हो जाता इसी फ्लावर से, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होती। अब मेल जो है वो देखो यहाँ से कह रहे हो कि यहाँ से आया है, पेरेंट मेल ये हो गया, वरना तो एक ही पेरेंट के अंदर मेल फीमेल दोनों थे, बट अब यहाँ पे दोनों के पास मेल फीमेल नहीं है। क्रॉस हुआ तो ये F1 जनरेशन आपके पास बनकर आई, जो कि एक हाइब्रिड के तरह से देखी जाती है। ऑब्जर्वेशंस क्या रही F1 प्रोजनी में? ऑब्जर्वेशन ये रही, जो पहला हाइब्रिड बनाया देखो वही टॉल और ड्वार्फ क्रॉस कराया आपस में, है ना। बस यहाँ पर जीनोटाइप नहीं लिखा हुआ अभी उसने, एक पूरा टॉल था एक पूरा ड्वार्फ था, रिजल्टेंट सारे टॉल आए। तो ऑब्जर्वेशन क्या आई? ऑब्जर्वेशन ये आई हमारे पास कि जो ये जनरेशन है F1 जिसको हम फीलियल कहते हैं, जिसका लिटरल मीनिंग सन या डॉटर से रिलेट करता है, कि सारे F1 प्रोजनी प्लांट्स टॉल थे, एग्जैक्टली लाइक वन ऑफ इट्स पेरेंट्स। कौन से पेरेंट? इस जैसे, ऐसा नहीं है कोई इंटरमीडिएट था, सारे एक जैसे ही थे, एक कैरेक्टर आया ही नहीं एक पेरेंट का और दूसरे का हमेशा आया। None of the F1 plants were dwarf. Conclusion: F1 always resembled either one of the parents. The trait of the other parent was not seen. F1 के अंदर दोनों में से एक ही पेरेंट के कैरेक्टर नजर आए बेटा, दूसरे पेरेंट का कोई भी कैरेक्टर हमें नजर ही नहीं आता। ये बात हमें यहाँ पर समझ में आई, ये इसकी ऑब्जर्वेशन थी। प्रपोर्शन इन F2 जनरेशन, जब हमने F1 को, अभी जो हमने पहला स्टेप करा था उसे क्रॉसिंग करना कहते हैं।
अलग अलग पेरेंट्स के बीच में। अब जब बन गया और उसी को आपस में सेल्फ पॉलिनेट जब हम कराते हैं तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेट करना कहते हैं। क्योंकि देखो पहले वाले केस में तो सेल्फ पॉलिनेशन कहाँ हुई, तुमने बल्कि इसके अंतर रिमूव कर दिए थे और अपनी पसंद का लाए थे, तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं, ये तो क्रॉसिंग है। और अब जब आप करोगे कि F1 को आपस में आप कराते हो, उसको बोलते हैं सेल्फ क्रॉस करना, राइट। तो उसमें देखो क्या स्टेजेस आई थी हमारे पास, जब मैंने F1 को क्या किया, F1 को मैंने सेल्फ पॉलिनेट या सेल्फ क्रॉस करा, है ना, आपस में ही करा दिया बस। कि अगर मेरे पास T स्मॉल t आया था एक जीनोटाइप और दूसरा भी यही था, तो मैंने इन दोनों को ही क्रॉस करा दिया, कहीं नया पेरेंट में लेकर नहीं आया, सेम फ्लावर में ही थी चीजें। अब की बार मैंने मैस्कुलेशन नहीं की, आपस में ही उनको फर्टिलाइज करने दिया। तो देखने को मिला 1/4 ऑफ F2 प्लांट्स ड्वार्फ निकले, 3/4 ऑफ द प्लांट्स क्या थे, टॉल थे। यानी F1 में तो एक ही करेक्टर दिख रहा था किसी एक पेरेंट का, F2 में दोनों पेरेंट्स के करेक्टर आ रहे हैं, जो ओरिजिनल पेरेंट्स है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हो गए इस केस में। द टॉल एंड डॉर्फ वेराइटीज एकदम आइडेंटिकल थी और कोई चेंज नहीं था, वो डॉर्फ वैसी थी जैसे ग्रैंड पेरेंट्स में डॉर्फ थी, कोई ब्लैंडिंग या मिक्सअप उसमें नहीं दिखाई दिया। ऑल ऑफस्प्रिंग्स वर आइदर टॉल और डॉर्फ, कोई इंटरमीडिएट हाइट नहीं थी। यानी इससे क्या समझ में आया कि F1 में बेशक से मुझे वो ट्रेट डॉर्फनेस का दिखा नहीं, बट वो प्रेजेंट तो था और वो स्टेबली उस जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन भी हुआ है वया गैमीट्स, तभी वो कैरेक्टर आपको F2 में दिख रहा है क्योंकि वो स्टेबली पास हुआ है, राइट। तो देखो अब इसको कैसे बोलते हैं भाई, और इसका अगर हम क्रॉस कराते हैं, हालांकि ये क्रॉस हमें बाद में समझाया जाएगा, तो यही आएगा सिंपल मैथमेटिकल क्रॉस है। तो कहते हैं इससे बनेगा डॉर्फ और ये तीनों बनेंगे टॉल, इसलिए 4 में से लिखा है 3/4 टॉल होंगे और 1/4 क्या होंगे बेटा, डॉर्फ होंगे। जो यहाँ पे लिखा है देखो, 3 प्लांट्स बड़े बनेंगे और 1 प्लांट छोटा बनेगा, डॉर्फ वाला बनेगा। की टेकअवेज क्या बोला उसने कि मेंडल ऑब्टेन्ड आइडेंटिकल रिजल्ट्स, जब उसने सिर्फ हाइट नहीं बाकी कैरेक्टर्स भी, सीड कलर, फ्लावर कलर, सीड शेप भी देखा, तो भी उसे यही रिजल्ट्स मिल रहे थे। F1 स्टेज पर सिर्फ एक पेरेंटल ट्रेट एक्सप्रेस होती है, F2 पे दोनों एक्सप्रेस होती हैं और उसका रेशियो रहता है 3:1, और कोई ब्लेंडिंग दिखाई नहीं देती F2 में भी या F1 में भी, कहीं ब्लेंडिंग नहीं होती, एग्जैक्टली पेरेंट जैसे ही वो रहते हैं, राइट। तो F1 में देखो ओनली 1 पेरेंटल ट्रेट टॉलनेस, F2 में दोनों टॉलनेस और डॉर्फनेस, बट विदाउट ब्लेंडिंग, कोई इंटरमीडिएट स्टेज नजर नहीं आती। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन, ये देखो यही दोबारा और अच्छे से समझाया गया आपको कि मेंडल ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स करे इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन को पढ़ने के लिए। टॉल और डॉर्फ को क्या करा उसने, पेरेंट्स को देखो, एक पेरेंट टॉल है एक पेरेंट डॉर्फ है, इनको करा क्रॉस, क्रॉस करके जो यहाँ पे सीड्स हमें मिली उनको कलेक्ट किया और देखा कि क्या रिजल्टेंट आ रहे हैं, उसे ग्रो करा। तो F1 जनरेशन सारी की सारी कैसे आई थी, टॉल ही आई थी, ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सॉरी यार, राइट। फिर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं कि एक टॉल होगा एक डॉर्फ होगा, ऐसे पेरेंट्स को जब हम सिलेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या करते हैं वो मैंने आपको पहले बता दिया था, देखो उस डायग्राम में ही कि एंथर को हम रिमूव कर देते हैं, राइट। यहाँ पे तो ये पर्पल के अंदर ही एंथर भी था और ओवरी भी था, बट अब हमने पर्पल वाले में से एंथर रिमूव कर दिया और वाइट फ्लावर जो था, पर्पल ना छोड़ के वाइट से हम पॉलन लेकर आए और हमने क्रॉस करा। तो देखो इसके पास वाइट है इसके पास पर्पल है, कितना बड़ा डिफरेंस है। जब दो ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स वाले प्लांट्स को क्रॉस करते हैं तो उसे हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अपने आप हो जाती तो नेचुरल, अब आपने करी है तो आर्टिफिशियल हो जाएगी। तो एंथर रिमूव करेंगे, वरना प्लांट बाइसेक्सुअल है, वो आपस में ही फर्टिलाइज कर जाता। पर्पस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, बिल्कुल सही बात है, यही हमारा काम है। पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द मेल पेरेंट टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल पेरेंट, देखो वो कर ही रहे हैं हम। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन पोड्स यानी कंटेनर्स, और जिन कंटेनर्स के अंदर सीड्स होंगी वो डेवलप करेंगे। दीज सीड्स रिप्रेजेंट द स्टार्ट ऑफ द न्यू जनरेशन, क्योंकि इन्हीं सीड्स से तो जाके कल को नई जनरेशन ग्रो करेगी। जब ये सीड जर्मिनेट करेंगे तो पूरे नए प्लांट्स हमारे बन जाएंगे। यही बात उसने यहाँ पर डायग्राम में भी समझाई है कि एंथर को हटा देंगे, क्रॉस कर देंगे और नई जनरेशन्स बना लेंगे। दोनों पेरेंट्स का मिक्सअप होगा तो हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसे क्रॉसिंग कहते हैं। फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन जो होती है उसे फीलियल 1 जनरेशन कहा जाता है। मेंडल ने ऑब्जर्व किया कि सारे F1 प्रोजेनीज प्लांट्स जो थे वो टॉल थे, कोई भी F1 प्रोजेनी प्लांट क्या नहीं था बेटा, डॉर्फ नहीं था।
लेकिन F2 में आपको डॉर्फ्स नजर आते हैं, F1 में चाहे नजर आए या ना आए। F1 जनरेशन में सारे के सारे कैसे नजर आते हैं, टॉल। लेकिन F2 जनरेशन में कुछ आपको टॉल नजर आते हैं और कुछ आपको डॉर्फ नजर आते हैं, राइट। तो अगर हम F1 की बात कर रहे थे तो हमें ये डायग्राम यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था, अगली बार विल चेंज इट। F2 की बात करते तो हम ये दिखा सकते थे। F1 में तो सारे के सारे टॉल ही आएंगे, कोई डॉर्फनेस एग्जिस्ट नहीं करेगी, ऐसा कोई प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट। हालांकि जो टॉल आएंगे उसमें दो जीनोटाइप्स आ जाएंगे, एक जीनोटाइप ये वाला होगा टी स्मॉल टी वाला, और दूसरा जीनोटाइप होगा कैपिटल टी वाला। मेंडल ने सिमिलर ऑब्जर्वेशंस बाकी कैरेक्टर्स पर भी करी। ट्रेट ऑफ द अदर पेरेंट वाज नॉट सीन एट दिस स्टेज। F1 में दूसरे पेरेंट का ट्रेट आया ही नहीं, कोई एक ही पेरेंट एक्सप्रेस हुआ। मेंडल ने फिर सेल्फ पॉलिनेट करा, जो भी F1 हाइब्रिड्स बने उनको मेंडल ने क्या किया, सेल्फ पॉलिनेट करा। पॉलिनेट करके जो सीड्स आई उन्हें कलेक्ट करा और F2 जनरेशन बनाई उन्होंने। और जब F2 जनरेशन बनाई तो देखो ये यहाँ पर सही कर रखा है उसने, कुछ टॉल बने और कुछ क्या बने, डॉर्फ बने। दिस करेक्टर वॉज हिडन इन F1, यानी इसका मतलब ये जो डॉर्फनेस का करेक्टर था या जो जीन था वो था तो F1 में भी, बट वो वहाँ पर रुका हुआ था, वो एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा था, जो कि F2 में क्या हो गया है, एक्सप्रेस हो गया है। F2 के अंदर जैसे मैंने अभी दिखाया था कि 3/4 जो होंगे वो टॉल होंगे, 1/4 जो होंगे वो डॉर्फ होंगे। 75% 4 में से 3 जो है टॉल आते हैं और 4 में से 25% जो है डॉर्फ आता है। तो इससे फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो गया, देखो ये वही क्रॉस है जो मैं आपको समझा रहा था कि कैसे करते हैं सेग्रीगेशन, इसे पुनेट स्क्वायर भी कहते हैं। दिस गिव्स ए फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ 3:1। इंपॉर्टेंट बात ये थी कि कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, ब्लेंडिंग के ऊपर बहुत बार नीट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कोई ब्लेंडिंग नहीं थी, चाहे 2 जनरेशन बाद भी डॉर्फ आया तो बिल्कुल वैसा ही डॉर्फ आया जैसा पेरेंट में था। फर्स्ट और सेकंड जनरेशन दोनों में टॉल आए तो वो टॉल बिल्कुल वैसे ही थे जैसे पेरेंट में थे, उसमें कोई ब्लेंडिंग जैसी चीज नजर नहीं आ रही थी। All offsprings were strictly either tall or dwarf. The contrasting traits did not show blending at either the F1 और F2 stage. ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो सिंगल क्रॉस को जब हमने देखा तो हमने क्या देखा बेटा, हमने देखा कि F1 में एक ही ट्रेट एक्सप्रेस होती है, फिर हम उसकी सेल्फिंग करते हैं, फिर हम F2 पे पहुंचते हैं, F2 में 3:1 का रेशियो आता है और कोई ब्लेंडिंग नजर नहीं आती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, पुनेट स्क्वायर्स एंड लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। व्हाट इज इनहेरिटेड? तो मेंडल ने बोला कि ये जो चीज हो रही है कि जिसके कारण वो ट्रेट एक जनरेशन में बिल्कुल रुका रहा, फिर अगली जनरेशन में फिर से आ गया, कौन है वो? तो मेंडल ऑब्जर्व दैट समथिंग वाज स्टेबली पास्ड ऑन डाउन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग्स वाया गैमीट्स ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, राइट। इनको उसने क्या किया बेटा, इसको उन्होंने बोला इनहेरिटेंस। क्या बोला? इस चीज को उन्होंने बोला कि ये चीजें क्या है, ये चीजें फैक्टर्स हैं। ही कॉल्ड दीज फिजिकल यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस, जिसके कारण ये करेक्टर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन स्टेबली पास ऑन हो रहा है, उसको उन्होंने बोला कि दीज थिंग्स आर फैक्टर्स। टुडे वी नो दीज यूनिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम इन्हीं फैक्टर्स को, ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस को क्या बोलते हैं? जीन्स बोलते हैं, जो किसी एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। जीन कंटेन द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट। कि भाई डॉर्फ बनेंगे टॉल बनेंगे, इस बात को कंट्रोल हम कर सकते हैं आज के दिन जीन्स की मदद से। These were passed unchanged over successive generations। देखो ये बात भी यहाँ पर उसने वैसे लिखी हुई है जो मैंने आपको बताई थी। अलील्स, जीन के तो डिफरेंट वर्जन्स हैं। जैसे अभी हमने बोला कि जीन तो हाइट का ही है, ये आएगा तो टॉल हो जाएगा और ये आएगा तो डॉर्फ हो जाएगा। तो ये जो डिफरेंट वर्जन है जीन के बेटा, उसे बोलते हैं क्या? अलील्स। स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एज allele, right? And they code for pair of contrasting traits। देखो, this will code for tallness, this will code for dwarfness। तो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट के लिए इन्होंने कोड कर दिया, इसलिए इसको हम बोलते हैं अलील्स, राइट। जैसे देखो, जीन फॉर टॉलनेस एंड जीन फॉर डॉर्फनेस, तो ये दोनों जीन हैं तो हाइट के लिए ही, सेम ट्रेट के लिए, बट अपोजिट ट्रेट्स के लिए कोड कर रहे हैं अलील्स। हो सकता है सेम ट्रेट के लिए भी कोड कर दें, कैपिटल डी कैपिटल भी हो दोनों, एक इंसान में हो
तो भी उन्हें अलील ही कहा जाता है। कैपिटल लेटर उसको देते हैं हम जो फर्स्ट जनरेशन में आया था, स्मॉल लेटर उसको कह देते हैं जो सीधा पेरेंटल यानी ग्रैंड पेरेंट और फिर सीधा F2 में आया था, उसे स्मॉल लेटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं उस अलील को। द एग्जैक्ट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए इंडिविजुअल जो होता है कि भाई कैपिटल टी है या टी स्मॉल टी है, इसको बोलते हैं जीनोटाइप। अगर एलीलिक पेयर जैसे इस केस में है, दोनों सेम है एलील्स, तो उसे बोलते हैं होमोजाइगस। अगर ऐसा होगा ह्यूमन के अंदर तो उसे बोलेंगे हेट्रोजाइगस। एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स डिसिमिलर, और इसमें एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स क्या थे, आइडेंटिकल थे टी कैपिटल टी में। अब इनके कारण जो हमें नजर आता है, इस जीनोटाइप के कारण जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है उसे बोलते हैं फिनोटाइप। जैसे जीनोटाइप यहाँ अलग है बेटा, बट हम देखते हैं अभी आगे हम पढ़ेंगे कि इन दोनों में फिनोटाइप जो होगा वो दोनों का टॉल ही होगा, राइट। तो उसको हम बोल देते हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप। क्या डिफरेंस कि मेरा जेनेटिक कंपोजिशन कैसा और कौन सा कैरेक्टर मेरे पास आ रहा है। इसी को भी हम आगे जाके लॉ ऑफ डोमिनेंस भी कह देंगे। डोमिनेंस इन द हेट्रोजाइगोट्स, जैसे देखो हेट्रोजाइगोट में डोमिनेंस का केस आएगा, इधर तो कोई डोमिनेंस ही नहीं, जब दोनों सेम ही हैं तो क्या लड़ाई झगड़ा है, ये भी दोनों सेम ही है, इसमें तो टॉल और डॉर्फ आ जाता है। इसमें आता है कॉन्सेप्ट, तो फिनोटिपिकली टॉल है दोनों ही, ये भी चाहे कैपिटल टी वाला भी और ये भी। डोमिनेंट फैक्टर कौन होता है कि जब दो लोग हों और उसमें से जिसकी चल जाए जो एक्सप्रेस हो जाए वो डोमिनेंट होता है, और जो चुप रह जाए वो क्या होता है, रिसेसिव होता है। हमने किसी भी कैरेक्टर को जब यूज करना होता है तो हम अपर और लोअर केस सेम अल्फाबेट के यूज करते हैं। जैसे टी फॉर टॉल तो स्मॉल टी फॉर डॉर्फ, ऐसा नहीं कि टी फॉर टॉल और डी फॉर डॉर्फ कर दें, ऐसा हम नहीं करते हैं। एनसीईआरटी हमें ऐसा कहती है करने को। सेग्रीगेशन, अगर ये हेट्रोजाइगोट्स हैं, एक सेल के अंदर दो क्रोमोसोम्स हैं भाई, और दोनों के पास अपना अपना एलील है या बेसिकली जीन है ना। क्रोमोसोम जो हैं वो जीन के ही डीएनए के सेगमेंट से बनते हैं, और डीएनए के वो स्पेसिफिक सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर दें वो जीन होते हैं। तो जब ये कल को जाएंगे तो इसके पास क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, तो यहाँ से दो चीज़ें जा सकती हैं। देखो ये ऐसा मान रहा है वो कि यहाँ पे टी है तो यहाँ भी टी है और यहाँ भी स्मॉल टी है, तो या तो ये वाली चीज़ जाएगी क्रोमैटिड्स में या फिर ये वाली चीज़ जाएगी। ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं यहाँ पर, जैसे हम सेल साइकिल में पढ़ते थे। तो चार में से दो बार ये हो सकता है, दो बार ये हो सकता है। इसका मतलब 50% चांसेस है कैपिटल टी के और 50% चांसेस है स्मॉल टी के। रिसेसिव ट्रेट्स अपीयर इन F2 जनरेशन एक्सप्रेस्ड विदाउट एनी ब्लेंडिंग, ये हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। रैंडम प्रोसेस ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, हर गैमीट के पास 50% चांस है कि दो एलील में से कोई भी एक उसको मिल सकता है, उसमें हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और हर गैमीट को कोई एक ही एलील मिलेगा। अगर ये 4 गैमीट्स बने हैं मियोसिस से, तो हर गैमीट को आप देख रहे होगे कोई एक ही एलील मिलता है ना। इस प्रोसेस को थोड़ा समझाने के लिए पुनेट स्क्वायर का यूज करते हैं, जिसमें हम दो चीजें देख सकते हैं। एक तो हमें क्या दिख रहा है, पॉसिबल गैमीट्स, पेरेंट से क्या क्या गैमीट्स बन सकते हैं, और फिर जाइगोट्स देख रहे हैं कि इन एलील्स के मिलने से जो नेक्स्ट जनरेशन में जाइगोट बनेगा वो कैसे कैसे हो सकते हैं। तो वो स्क्वायर जिसकी मदद से हम पेरेंट से क्या गैमीट बनेंगे और इस गैमेटिक फ्यूजन से क्या जाइगोट्स बन सकते हैं उसका पता करते हैं, उसे हम बोलते हैं प्यूनेट स्क्वायर। जैसा कि यहां पर आपको दिख रहा होगा कि ये जाइगोट्स हो सकते हैं। अब अगर ये वाला जाइगोट होगा तो देखो डॉर्फ ही बनेगा, कोई डोमिनेंस का लॉ ही नहीं लगेगा क्योंकि दोनों एक हैं। यहाँ भी कोई डोमिनेंस का लॉ नहीं लगेगा, ये भी दोनों टॉल होंगे। यहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा और यहाँ भी कैरेक्टर टॉल ही नजर आएगा, जैसा कि आपको नजर भी आ रहा होगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स इन अ क्रॉस इज पुनेट स्क्वायर। पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 साइड्स, देखो गैमेट्स ऊपर और नीचे लिख दिए, और फिर उनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनाई जाती हैं बॉक्स के अंदर, ताकि हमें जाइगोट्स पता चल पाए कि कौन कौन से जाइगोट्स बन सकते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस को जब एनालाइज करते हैं तो देखो ये पेरेंट है टॉल तो इसके पास ये हो सकता है, ये डॉर्फ है तो इसके पास ये हो सकता है। गैमीट्स देखेंगे तो देखो हर गैमीट में एक ही एलील आएगा, यहाँ से हमेशा ये वाला एलील आएगा, यहाँ से हमेशा ये वाला एलील आएगा। तो F1 जनरेशन में ये बनेगा, ये हेट्रोजाइगस है। फिर हम इसको सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, यानी अब की बार कोई अलग पेरेंट्स नहीं होंगे, सेम ही वाले लोग क्रॉस करेंगे आपस में। तो देखो अब इनसे क्या क्या गैमीट्स हो सकते हैं, इससे टी और स्मॉल टी आ सकता है, दूसरे वाले से भी टी और स्मॉल टी आ सकता है। फिर ये क्रॉस हो गया, पहले इसको लिया, इससे क्रॉस कर दिया, फिर इसको इससे क्रॉस कर दिया, तो ये रिजल्ट आ गया। फिर इसको इससे क्रॉस करा और इसको इससे क्रॉस करा,
तो ये रिजल्ट्स हमारे पास जाइगोट के बनकर आ जाते हैं। तो रेशियो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि यही आएगा 3:1, 1:4। जीनोटिपिक रेशियो लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो फिनोटाइप तो ठीक है कि ये टॉल हो गया, ये भी टॉल और ये भी डॉर्फ, 3:1। लेकिन जीनोटिपिकली देखोगे तो एक ऐसा बनेगा, दो ऐसे बनेंगे और एक ऐसा। तो जीनोटिपिक रेशियो होगा 1:2:1। और एक्सटर्नली हम इन दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सा क्या है ना। देखो यहां पर अगर आप देखोगे रेशियो को तो आप यही तो कहोगे बेटा कि ये वाला रेशियो क्या है, एक ऐसा है, दो ऐसे हैं और एक ऐसा है, 1:2:1 जीनोटाइप की अगर बात करते हैं। गैमेट फ्रीक्वेंसी तो 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि कौन सा एलील आएगा, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जब हम इसको देखते हैं तो इसको हम एक बाइनोमियल एक्सपेंशन में भी आजकल एक फॉर्मूले में भी हम लिख देते हैं कि ½ t + ½ t का स्क्वायर। इसको एक कंडेंस कर देते हैं हम इसमें। जब इसको इलोंगेट करते हैं तो ये वैल्यू आती है जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू भी है कि 1/4 जो होंगे वो कैपिटल टी होंगे, 1/2 हेट्रोजाइगस होंगे टी स्मॉल टी वाले, और 1/4 कोई एक चार में से फिर से होमोजाइगस रिसेसिव होगा। तो इस रेशियो को हम जब बाइनोमियल एक्सपेंशन में रखते हैं तो हम ऐसा रख पाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई टॉल दिख रहा है मेरे को, चाहे ये हो या ये हो। हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? तो उसका एक तरीका उन्होंने निकाला हुआ है। हम क्योंकि बता नहीं पाते कि जो टॉलनेस आई वो होमोजाइगस की वजह से या हेट्रोजाइगस की वजह से है, दोनों में क्योंकि टॉल ही आता है। तो उसका उन्होंने एक तरीका निकाला है। कैसे? कि अननोन है, हमें नहीं पता कि कौन सा है, हम उसे रिसेसिव पेरेंट जो उससे ऊपर वाला है, F1 में है या F2 में, कहीं पर भी रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। रिसेसिव पेरेंट तो हमेशा स्मॉल टी ही होगा, ये बात तो पक्की है। तो देखो दो कंडीशंस हैं, राइट। और इस तरीके को जो हम करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म को हम ये पता करने के लिए कि डोमिनेंट फिनोटाइप तो दिख रहा है कि टॉल है, लेकिन जीनोटाइप क्या है उसका, क्या है बेटा उसका जीनोटाइप क्या है, वो पता करने के लिए जो हम क्रॉस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम टेस्ट क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। दो कंडीशंस होती हैं इसमें। सिनेरियो 1 ऑल डोमिनेंट, कि यहां पर जो क्रॉस था वो मान लीजिए ऐसा था, कैपिटल टी वाला, या W लिखना चाहते हो तो ऐसा था, WW पूरा कैपिटल, और इधर स्मॉल w। तो क्या रिजल्ट आएगा भाई? चार कंडीशंस बनेंगी, W स्मॉल w, W स्मॉल w, W स्मॉल w, W स्मॉल w। चारों में क्या आएगा? चारों में वायलेट फ्लावर आएगा। कैसा आएगा? वायलेट फ्लावर। यानी जो अननोन पेरेंट था हमारा क्वेश्चन मार्क वाला, अगर चारों डोमिनेंट कैरेक्टर वाले ही आ गए अगली जनरेशन में, इसका मतलब वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। लेकिन अगर वो हेट्रोजाइगस था, यानी कि वो ऐसे वाला था W स्मॉल w, और इसकी वजह से टॉल आ रहा था या वायलेट आ रहा था, और इसको जब मैं रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करूंगा तो क्या रिजल्ट आएगा? तो ये रिजल्ट आएगा W स्मॉल w, W स्मॉल w, और स्मॉल w स्मॉल w, स्मॉल w स्मॉल w, ये रिजल्ट आता है। तो जब ये रिजल्ट आता है तो हम बोलते हैं कि 50% वायलेट वाले बनेंगे और 50% जो नीचे वाले हैं वो वाइट बनेंगे। तो इस टेस्ट क्रॉस से मुझे डोमिनेंट फिनोटाइप का जीनोटाइप पता चल जाता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो उन्होंने अपना मोनोहेरेटिव एक्सपेरिमेंट हमें समझाया है कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, कैसे सेल्फ पॉलिनेशन होती है, उसके बेस पर उन्होंने कुछ लॉज दिए जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। पहली लॉ को, एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ट्रेट इन F1 जनरेशन एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। जो ये कहानी है, इसके जो समझाया गया वो लॉ ऑफ डोमिनेंस से समझाया गया कि करेक्टर तो वहां पर प्रेजेंट था F1 में भी, बट डोमिनेंस के कारण कैपिटल डी ने स्मॉल टी को डोमिनेट कर दिया, इसलिए फिनोटाइप में नजर नहीं आ पाया आपको क्या? डॉर्फनेस। हेट्रोजाइगोट्स में एप्लीकेबल होती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकेंड लॉ, ये कब उसने समझाया? ये इसका ज्यादा रोल आया जब F2 बना। तो उन्होंने कहा एलील्स ब्लेंड नहीं करते, वो क्या करते हैं? सेग्रीगेट करते हैं एक दूसरे से प्योरली, है ना। टी स्मॉल टी ऐसा नहीं होगा अगली जनरेशन में जाना है तो दोनों मिक्स करके कुछ नया बना देंगे और वो जाएगा, नहीं। ये जब भी जाएंगे एकदम इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होकर जाएंगे, है ना। एक पेरेंट ये है तो उससे या तो ये जाएगा या ये, और दूसरा पेरेंट भी ऐसा ही है मान लो तो उससे भी ऐसा ही होगा, या तो ये जाएगा या ये। इस तरीके से गैमीट्स हम बना सकते हैं।
और चारों गैमीट्स बनेंगे हमेशा, और चारों में अलग अलग ही एलिलिक फ्रीक्वेंसीज देखी जाएंगी, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, कोई मिक्सअप नहीं होता, इसलिए कोई हमें रिजल्ट में भी इंटरमीडिएट हाइट नजर नहीं आती, ऐसा मेंडल जी कह रहे थे। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस एंड नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, तो एक तो डोमिनेंस की बात हो गई, उन्होंने कहा कि कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड एज फैक्टर्स। फैक्टर हमेशा कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं, देखो ये रहे क्रोमोसोम के ऊपर, जैसे आज के दिन हम जीन्स कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। डिसिमिलर पेयर्स अगर होंगे, यानी कि अगर यहाँ कैपिटल टी और यहाँ स्मॉल टी है, तो एक दूसरे पे क्या करेगा, डोमिनेट कर जाएगा, और जो डोमिनेट कर जाएगा वो डोमिनेंट है, जो नहीं दिखेगा, जो छुप जाएगा वो रिसेसिव होता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन, इससे हमने क्या एक्सप्लेन करा, इससे हमने एक्सप्लेन करा कि F1 जनरेशन में ऐसा क्यों हो रहा था कि सिर्फ कोई एक ही पेरेंटल ट्रेट आ रहा था, दूसरा पेरेंटल ट्रेट आ ही नहीं रहा था। और एक्सप्रेशन ऑफ बोथ पेरेंटल ट्रेट्स इन F2 वो भी हमने एक्सप्लेन करा, क्योंकि F2 के अंदर एक कंडीशन बन गई ये वाली, जिसके कारण वहां लॉ ऑफ डोमिनेंस काम ही नहीं करा, और डोमिनेंस ना काम करने के कारण ही डॉर्फ कैरेक्टर हमें दिखा। पहले केस में कोई भी जीनोटाइप ऐसा बन ही नहीं रहा था जिसमें दोनों होमोजाइगस रिसेसिव ट्रेट आ जाए, जिसके कारण वहां पर कोई भी डॉर्फनेस नजर नहीं आ रही थी। एक्सप्लेन्स द स्टैंडर्ड फिनोटाइपिक प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन्ड एट द F2 स्टेज, तो ये इसका हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही हमने समझाया कि ऐसा कैसे हो रहा था कि एक ट्रेट नहीं आ रहा था, अब अपीयर ही नहीं कर रहा था, और फिर 3:1 की बात कहाँ से आ गई सडनली, वो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस से ही समझा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की जो हमने F2 में भी देखा डॉर्फ, वो बिल्कुल पेरेंट जैसा ही था, यानी जो अभी थोड़ी देर पहले हम कह रहे थे कि जब भी एलील सेग्रीगेट होते हैं वो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेट होते हैं, कोई मिक्सिंग उन फैक्टर्स की आपस में नहीं होती। बोथ कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच, क्योंकि एलील्स कोई भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। ये जो दो एलील्स एक बंदे के पास है, इनके बीच में कोई मिक्सिंग आपस में नहीं होती है। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर, जब गैमेट फॉर्म होना होता है और ये पेयर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली क्या करते हैं, सेग्रीगेट करते हैं, यानी एक गैमेट को कोई एक ही फैक्टर मिलता है, या तो कैपिटल टी मिलेगा गैमेट को या स्मॉल टी मिलेगा, सिंगल फैक्टर। दोनों एलील्स एक को नहीं मिलेंगे, एक एलील एक पेरेंट से आएगा, एक दूसरे से मिलकर वो फिर से एक पेयर बना लेंगे। जैसे एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आता है और एक जीन एक दूसरे से आता है, और मिलकर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर फिर से डिप्लॉयड स्टेट बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही बेटे यहां पर भी देखा जाता है। बेस्ड ऑन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन गैमेट प्रोडक्शन डिफर्स बेस्ड ऑन पेरेंट जीनोटाइप, है ना, बिल्कुल सही बात है कि अगर पेरेंट होमोजाइगस है ना, तो क्या पेरेंट तो जीनोटाइप क्या होगा, और पेरेंट हेट्रोजाइगस है तो कैसा होगा। अगर होमोजाइगस है, मान लीजिए ये वाला कैरेक्टर है, तो हमेशा उससे टी ही गैमेट आएगा, 100% पेरेंट जैसा ही आएगा कैसा आएगा, पेरेंट जैसा ही आएगा। यहां पे स्मॉल टी लिखना चाहिए, इन दोनों से और इन दोनों से। हेट्रोजाइगस अगर पेरेंट है, टी स्मॉल टी की बात अगर हम कर लेते हैं, तो हमारे पास दोनों कैरेक्टर आ सकते हैं, टी स्मॉल टी भी आ सकता है और फिर से टी स्मॉल टी भी आ सकता है। तो 4 में से 2 बार कैपिटल टी आ गया, 2 बार स्मॉल टी, या 2 में हिसाब से देखें तो एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, यानी 50% चांसेस हैं कैपिटल के और 50% चांसेस हैं किसके, स्मॉल वाले के। तो ये हमें पता होना चाहिए होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लेकिन ये मेंडल वाली बात हमेशा सच हो ऐसा नहीं है, कई बार इस बात का एक्सेप्शन भी देखा गया है। जैसे F1 फिनोटाइप रिजेंबल ही नहीं करता किसी भी पेरेंट को, ऐसा भी देखा गया है। अब तक तो वो कह रहा था कोई ब्लेंडिंग होती ही नहीं है, बट अब आपको सडनली ब्लेंडिंग दिखने लगती है। किसमें, एक फ्लावर होता है स्नैपड्रैगन, एंट्रोहाइनम स्पीसीज का, उसमें ऐसा देखा कि मैंने जब रेड और व्हाइट को क्रॉस किया तो या तो रेड आना चाहिए था, अगर डोमिनेंट रेड है तो, और व्हाइट है डोमिनेंट है तो व्हाइट, बट रिजल्टेंट फ्लावर्स कैसे है, पिंक। इसका मतलब रेड जैसा तो है बट कंप्लीट रेड नहीं है, इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस है ना। देखो रेड और व्हाइट को क्रॉस करा, पिंक आ गए, और फिर पिंक को सेल्फ क्रॉस करा तो वही कॉन्सेप्ट रहा। जहां जहां पे होमोजाइगोसिटी थी वहां पे डोमिनेंस का रोल ही नहीं था, वहां तो ठीक है रेड या व्हाइट ही है। लेकिन जहां जहां हेट्रोजाइगोसिटी थी वहां पर आपको पिंक कलर नजर आया, यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस नजर आई। इसके अंदर अगर मैं फिनोटाइप भी देखूं, जीनोटाइप तो देखो इसका भी वही है 1:2, 2:1।
फिनोटाइप भी इसका लेकिन 1:2:1 है, एक रेड, 2 पिंक और एक वाइट। तो इसका फिनोटाइप भी वही है और जीनोटाइप भी वही है। यही बात इसमें क्लासिकल देखने को मिलती है। ये क्वेश्चन है, करने के लिए आप कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, व्हाट एग्जैक्टली इज डोमिनेंस? Why are some alleles dominant and some are recessive? Every gene contains the information to express a trait. बिल्कुल सही बात है कि चाहे वो allele कैपिटल T है स्मॉल t है, वो कुछ ना कुछ तो रखता ही है अपने पास। In a diploid organisms, there are 2 copies of each gene, allele 1 and allele 2. In a heterozygote, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होते, एक कैपिटल A हो सकता है तो दूसरा स्मॉल a हो सकता है। ये जो स्मॉल a वाला होता है, ऐसा माना जाता है कि ये अल्टर्ड वर्जन है कैपिटल A का। क्या है ये? अल्टर्ड वर्जन है। और जब भी ये बनेगा तो ये फंक्शनल एंजाइम नहीं बना पाएगा, यानी कि प्रोसेस को ठीक से कर नहीं पाएगा, या एंजाइम है तो सबस्ट्रेट को ठीक से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा माना जाता है। वन एलील में बी डिफरेंट ड्यू टू चेंजेस और मॉडिफिकेशंस। कहते हैं जो दूसरा डिफरेंट है वो इसीलिए कि कुछ मॉडिफिकेशंस हुई होंगे उसमें। तो नॉर्मल एलील या नॉर्मल एंजाइम अगर होता है तो कहते हैं बहुत सिंपल है, वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा, यानी कैपिटल ए वाले की बात कर रहा है। स्मॉल ए वाले में जहाँ पे मॉडिफाइड एलील है या म्यूटेशन हो गई है, वहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। या तो हो सकता है म्यूटेशन होने के बाद भी नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बन जाए तो थोड़ा बहुत प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बन गया म्यूटेशन होने के कारण, क्योंकि हर जीन किसी न किसी प्रोटीन को बनाता है, ये कोई एंजाइम बना ही नहीं, तो फिर कोई प्रोडक्ट, देखो ना यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है ना यहाँ, फिर कोई प्रोडक्ट बनता नहीं है। तो डोमिनेंस का मतलब बस इतना सा होता है जो अनमॉडिफाइड है, जो एंजाइम बना पा रहा है। नॉन डोमिनेंट या रिसेसिव का मतलब होता है जो शायद ठीक से फंक्शनल एंजाइम ना बना पा रहा हो, जिसकी वजह से कैरेक्टर उसका अपीयर नहीं कर रहा होता है फिनोटिपिकली। तो 3 केसेस हैं व्हेन मॉडिफाइड जीन इज इक्विवेलेंट। अगर मॉडिफाइड स्मॉल ए इक्विवेलेंट होगा, सेम एंजाइम बना पाएगा, तो क्या होगा? तो देखो सेम फिनोटाइप आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोडक्ट बन जाएगा। और इस तरीके के इक्विवेलेंट एलील पेयर्स बहुत कॉमन होते हैं नेचर में। लेकिन अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम बना, एलील इस तरीके से मॉडिफाई हो गया कि फंक्शनल एंजाइम नहीं बना पा रहा है, तो फिर देखो कोई एंजाइम नहीं बनेगा या कोई फंक्शनल एंजाइम नहीं बनेगा, नॉन फंक्शनल बन जाएगा या एंजाइम ही नहीं बनेगा, तो फिर कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, एंजाइम नहीं है क्योंकि, तो फिनोटाइप अफेक्ट होगा, पहले जैसा फिनोटाइप अब की बार नहीं रहेगा। यानी जो रिसेसिव ट्रेट होती है वो जनरली नॉन फंक्शनल एंजाइम या नो एंजाइम के कारण होती है, ये हमें पता होना चाहिए। और अगर एक नॉन फंक्शनल या नो एंजाइम और एक एंजाइम है, अगर दोनों ही नॉन फंक्शनल है, फिर तो कर ही कह सकते हो, फिर तो वैसा ही फिनोटाइप रहेगा, थोड़ा बेकार वाला। लेकिन अगर एक फंक्शनल और एक नॉन फंक्शनल, तो बॉडी किसको प्रेफर करेगी? बॉडी फंक्शनल को प्रेफर करेगी, नॉन फंक्शनल को प्रेफर नहीं करेगी। इसलिए डोमिनेट होता हुआ दिखेगा कौन? फंक्शनल वाला या अनमॉडिफाइड वाला। इसमें भी नीट पे बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि अनमॉडिफाइड वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मॉडिफाइड? अनमॉडिफाइड वाले से डोमिनेंस आती है और मॉडिफाइड वाले से रिसेसिव कैरेक्टर आता है, हमें ये बात पता होनी चाहिए। तो की टेकअवेज क्या है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस पता होनी चाहिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस पता होनी चाहिए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस पता होना चाहिए कि कभी ब्लेंडिंग नहीं होती, चीज़ें आराम से अलग अलग सेपरेट होती हैं। कोडोमिनेंस, in previous genetic crosses the F1 generation resembled either one parent or was in between the two, right? या तो नॉर्मल था कि दोनों में से एक होगा कोई कैरेक्टर, हम जो बोल रहे थे कि F1 में सारे वही आएंगे, या तो टॉल या एक कैरेक्टर आएगा, डॉफ जनरली टॉल आ रहा था, या इनकम्प्लीट डोमिनेंस दिख रही थी, पिंक आ रहा था रेड और वाइट के बीच का। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों पेरेंटल ट्रेट्स एक्सप्रेस हो जाती हैं, उसको बोलते हैं को डोमिनेंस, जहाँ पे F1 जनरेशन दोनों पेरेंट से रिजेंबल कर जाती है। डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल्स हमारी बॉडी में होते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये ए ब्लड ग्रुप है, ये बी ब्लड ग्रुप है, ये ए बी ब्लड ग्रुप है, और इसके ऊपर आई के ऊपर जीन के ऊपर अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसे हम ओ ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें ए एंटीजन है, बी एंटीजन है तो ए बी ब्लड ग्रुप, इसमें सिर्फ ए एंटीजन है तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन है तो बी ब्लड ग्रुप। अच्छा यहाँ लिखना चाहिए था उसको, ये हमारा रूल ही होता है, हम लॉ ऑफ उसमें पढ़ लेते हैं लैंडस्नर में बॉडी फ्लूइड के दौरान,
कि अगर एंटीजन ए होगा तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी, और एंटीजन बी होगा तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए, और ए बी होगा तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी, जिसकी वजह से यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। ओ के पास कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। तो ये वो समझा रहे हैं हमको कि ऐसा ऐसा होता है। ए बी और ब्लड ग्रुप्स आर, इस कैरेक्टर को कौन कंट्रोल करता है, एक जीन होता है बॉडी में आई, वो कंट्रोल करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ रेड ब्लड सेल्स है शुगर पॉलीमर्स, रेड ब्लड सेल्स के पास शुगर पॉलीमर्स होते हैं जो उनके सरफेस से प्रोट्यूड करते हैं, देखो ये कर रहे हैं। द स्पेसिफिक काइंड ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड इज डिक्टेटेड बाय जीन आई। एक टाइप की होती है तो उसे ए बोल देते हैं, दूसरे टाइप की होती है तो उसे बी बोल देते हैं। अगर दोनों ही एक ही आरबीसी के सरफेस पे प्रोड्यूस हो रही है तो ए बी बोल देते हैं। जीन आई एग्जिस्टिंग 3 डिस्टिंक्ट एलील्स सॉरी यार, तो एक तो देखो ये मल्टीपल एलिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया यहाँ पे कि अब तक एक करेक्टर के लिए एक ही अलील था, बट यहाँ ब्लड ग्रुप एक करेक्टर, बट उसके लिए अलील 3 हो सकते हैं, ए बी या खाली सिंगल आई, आई के ऊपर ए या बी भी हो सकता है, सिंगल आई भी हो सकता है। जीन आई एग्जिस्टिंग 3 डिस्टिंक्ट फॉर्म्स, इनमें से किसी में भी हो सकता है, राइट। आई बी भी हो सकता है, आई ए भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं, या हो सकता है कोई भी ना हो, कोई एंटीजन ना हो। एलील्स आई ए एंड आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ शुगर। आई ए, आई जो होता है सिर्फ वो कोई शुगर ही प्रोड्यूस नहीं करता, यानी उस पर कोई एंटीजन ही नहीं होता, कोई उसके सरफेस से कोई शुगर पॉलीमर प्रोट्रूड ही नहीं कर रहा। बिकॉज ह्यूमन्स आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3, तीनों नहीं हो सकते, किसी इंसान में कोई 2 हो सकते हैं, या तो आई ए आई, आई बी आई, या आई ए आई बी, 2 ही होंगे, लेकिन हमेशा आई ए और आई बी होंगे, और अगर उनके सामने आई होगा तो हमेशा ए या बी आई पे डोमिनेट करेंगे। जैसे अगर ये होगा आई ए आई तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, क्योंकि आई ए ने आई के ऊपर डोमिनेट करा होगा। आई बी आई में भी बी जो होगा वो डोमिनेट करेगा आई के ऊपर। व्हाट हैपेंस व्हेन आई एंड बी आर प्रेजेंट टुगेदर, इसी को कोडोमिनेंस कहते हैं, कि एक पेरेंट से ए आया, एक पेरेंट से आई बी आया, है ना, और दोनों मिले और आई ए आई बी दोनों के ब्लड ग्रुप ए भी आ गया, वरना डोमिनेंस लगती तो ए या बी आना चाहिए था, इनकम्प्लीट डोमिनेंस लगती तो कुछ थर्ड चीज आनी चाहिए थी, बट यहां पर दोनों एक साथ आ जाते हैं। यानी कोई भी एलील दूसरे को सप्रेस नहीं करता है ना। इसको हम बोलते हैं कि इस तरीके की चीज भी कई बार देखने में हमारे आती है कि अगर एक जगह से आई ए आ जाए और एक पेरेंट से आई बी आ जाए तो जीनोटाइप आई ए आई बी, यानी पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए बी भी हो सकता है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स आर पॉसिबल, तो 3 ही फिनोटाइप होते हैं भाई, या तो ए ब्लड ग्रुप या बी या ए बी और ओ, यानी कि 4 फिनोटाइप। कितने पॉसिबल हो गए, 4। और कितने जीनोटाइप पॉसिबल होते हैं, तो देखो यहाँ लिखा है उसने 4, और अगर मैं जीनोटाइप गिनूं तो देखो या तो 1 2 3 4 5 6, जीनोटाइप कितने पॉसिबल हैं, 6। अलग अलग 6 कॉम्बिनेशन हमारे लिए पॉसिबल होती हैं। तो इसको मल्टीपल एलिज्म कहते हैं हम, या कंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस कहते हैं, सॉरी। देखो ये है ना, ये समझाया उसने आपको इस ग्राफ से कि अगर एक पेरेंट से आई आया होगा, दूसरे से भी ए ही आया होगा, तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ए ब्लड ग्रुप आएगा। एक से ए, एक से बी, तो ए बी आएगा। ये फिर से पहले जैसा सेम ही है, ये आई ए और आई में ए आएगा। इस तरीके से उसने क्रॉस करके आपको दिखाया होता है, आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात नहीं होती है। ABO blood grouping provides a perfect classical example of multiple alleles, जहां पे एक से ज्यादा एलील एक कैरेक्टर को देख रहे हैं। यहाँ पर A, B और I जो है वो ब्लड ग्रुप के कैरेक्टर को देखते हैं, 3 है यहाँ पर, इसलिए से मल्टीपल एलिज्म कहते हैं। लेकिन किसी ह्यूमन में होंगे इन 3 में से कोई 2 ही। मल्टीपल एलील्स आर प्रेजेंट इन द पॉपुलेशन जीन पूल, इंडिविजुअल में तो 2 ही होंगे किसी कैरेक्टर के लिए, बट पॉपुलेशन में 3 हो सकते हैं। क्रूशियल नोट, ठीक है, वही पॉपुलेशन स्टडी वाली बात ही उसने करी है। इंडिविजुअल के अंदर देखो ये इंडिविजुअल दिखाया गया, उसमें हमेशा 2 अलील्स ही होंगे किसी एक जीन के। अब उल्टा भी हो सकता है भाई। अभी तक तो हम क्या पढ़ते आए थे, अभी तक हम ये पढ़ रहे थे सिंपल सी बात कि भाई एक जीन है, उसका एक इफेक्ट है। अब कह रहा है ऐसा भी हो सकता है कि एक ही अलील का या जो वर्जन है जीन का, उसके इफेक्ट एक से ज्यादा हों, जिसको हम बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं, प्लियोट्रॉपी। जैसे इस डायग्राम में
अगर कैपिटल बी है तो स्टार्च सिंथेसाइज करने की एफिशिएंसी आपकी ज्यादा है। क्या ज्यादा है? स्टार्च सिंथेसाइज करने की एफिशिएंसी ज्यादा है और इधर कम है। तो एक तो ये बात हो गई। सेम अगर ये कंडीशन है तो एक और करेक्टर देखा जाता है, क्या कि राउंड सीड्स होती हैं और दूसरी तरफ क्या दिखा जाता है? स्मॉल सीड्स होती हैं। यानी एक पेयर ऑफ एलील से या जीन से, बेसिकली जीन के दो वर्जन होते हैं एलील्स, उनसे एक से ज्यादा करेक्टर अफेक्ट हो रहा है। पेयर ऑफ एलील तो यही है। अभी तक तो हम कहते हैं कैपिटल टी से सिर्फ हाइट अफेक्ट होगी, अब कह रहे हो अब स्टार्च सिंथेसिस भी अफेक्ट होगी और सीड की शेप भी अफेक्ट होगी। ये जो कहानी है कि एक सिंगल जीन प्रोडक्ट या पेयर ऑफ एलील्स एक से ज्यादा कैरेक्टर को अफेक्ट कर सकते हैं, प्लियो मतलब मैनी, ट्रॉपी मतलब राउंड्स, उसे कहते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या कहते हैं बेटा? प्लियोट्रॉपी। कि सिंथेसिस एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो सीड्स कैसी होंगी, कम होगा तो सीड्स कैसी होंगी। लेकिन ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तब देखो क्या होगा। उन्होंने कहा हेट्रोजाइगस कंडीशन आ गई भाई, ये वाली। अब क्या होना चाहिए? तो राउंड तो बन रहा है। क्या बन रहा है बेटा? राउंड सीड और रिंकल्ड सीड था और सिंथेसिस हाई या लो हो सकती है। अब देखो क्या बन रहा है, सीड तो राउंड है, रिंकल्ड, तो सीड के कैरेक्टर को अगर देखते हैं तो बी ने स्मॉल बी को कंप्लीटली डोमिनेट कर दिया। लेकिन सिंथेसिस तो स्टार्च की है, वो क्या शो कर रही है? वो ना तो हाई हो रही है सिंथेसिस ना लो, इंटरमीडिएट हो रही है। यानी सेम पेयर ऑफ अलील अगर कंसिडर करा जाए फॉर द कैरेक्टर ऑफ शेप ऑफ सीड तो वो कंप्लीटली डोमिनेंट है स्मॉल बी के ऊपर। लेकिन स्टार्च सिंथेसिस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है। ठीक है, राइट? ये हमें पता होना चाहिए कि शेप की डोमिनेंस तो पूरी थी, कि सीड की शेप तो पूरी आप कर लोगे, कि सीड की शेप तो जो है हमारी कहां गई, वो राउंड रहेगी। लेकिन स्टार्च जो ग्रेन्स हैं वो लार्ज नहीं बनेंगे या स्मॉल नहीं बनेंगे, वो कैसे बनेंगे? इंटरमीडिएट बनेंगे। तो स्टार्च ग्रेन साइज इंटरमीडिएट बना तो यहां इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और सीड शेप राउंड ही रही रिंकल्ड के कंपैरिजन में हमेशा, तो एक कंप्लीट डोमिनेंस है। इसलिए लिखा जाता है कि अगर स्टार्च ग्रेन के साइज को कंसिडर करोगे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई, लेकिन अगर सीड की शेप को कंसिडर करोगे तो कंप्लीट डोमिनेंस हो गई। जिसकी वजह से एक लाइन एनसीईआरटी लिखता है कि डोमिनेंस कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है किसी जीन का या प्रोडक्ट का। ये डिपेंड करता है कि आप उस जीन को किस कैरेक्टर के लेवल पे कंपेयर कर रहे हो। द जीन प्रोडक्ट इटसेल्फ, the production of a particular phenotype from this product, the specific phenotype we choose to examine in cases where one gene influence multiple traits। सेम ही जीन किसी एक ट्रेट के लिए कंप्लीट डोमिनेंस शो कर सकता है और दूसरे के लिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी शो कर सकता है। ऐसा नहीं है कि एक जीन अगर किसी एक ट्रेट में कंप्लीट डोमिनेंस दिखा रहा है तो हर ट्रेट में कंप्लीट डोमिनेंस ही दिखाएगा दूसरे के ऊपर। इसको हम बहुत इंटरेस्टिंगली समझना चाहिए, हमें पूछा जाता है हमसे। ये क्विक रिवीजन है जो अब तक पढ़ा है कि व्हाट इज कोडोमिनेंस, व्हाट इज मल्टीपल एलील्स, व्हाट इज प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट एंड व्हाट इज नेचर ऑफ डोमिनेंस। टू जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं? तो भाई अब की बार अभी कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे थे, इस बार दो कैरेक्टर ले लिए, राउंड और येलो सीड, रिंकल्ड और ग्रीन सीड। दो कैरेक्टर पकड़ लिए हमने इस बार। ऐसे पेरेंट को क्रॉस कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराई जिसमें दो कैरेक्टर में वो कम से कम डिफर था। तो F1 में मैंने देखा कि राउंड जो है वो रिंकल्ड पे हमेशा डोमिनेट करता है, तो सारे राउंड ही दिखे। और येलो वाला देखो कैपिटल में लिखा है, इसका मतलब वो ग्रीन पे डोमिनेट करता है। तो राउंड और येलो ही थे सारे किसमें? F1 में। कंक्लूजन, येलो कलर डोमिनेंट हो गया ग्रीन के ऊपर और राउंड डोमिनेंट हो गया किसके ऊपर? रिंकल्ड के ऊपर। बिल्कुल ठीक बात है। डोमिनेंट ट्रेट्स कैपिटल लेटर से लिखी जाती हैं, रिसेसिव ट्रेट स्मॉल लेटर से लिखी जाती हैं, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेरेंट जीनोटाइप ये वाला था, ये वाला था। तो गैमीट क्या बने होंगे भाई? इन दोनों एलील में से, गैमीट में हमेशा दोनों एलील में से एक ही जाता है, तो इनमें से कोई सा भी आए आर ही माना जाएगा, इसमें से वाई ही माना जाएगा। सेम यहां पर भी है। तो जब इनका हम क्रॉस करवाएंगे तो क्या होगा? आर वाई स्मॉल वाई, तो आर वाला स्मॉल आर के साथ मिल जाएगा, वाई वाला स्मॉल वाई के साथ मिल जाएगा, ये रिजल्ट बनेगा।
और इसमें आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, वाई स्मॉल वाई के ऊपर डोमिनेट कर जाएगा, इसलिए राउंड और येलो ही दिखेंगे सारे के सारे F1 में। जब इस F1 को सेल्फ क्रॉस करेंगे तब क्या होगा भाई, है ना, तब क्या होगा देखो। उसके बाद यहां पर हमें बात समझने की जरूरत पड़ती है कि पेरेंटल जनरेशन में तो ठीक था, एक राउंड येलो था, एक रिंकल्ड ग्रीन था, ये दोनों से गैमीट्स बने। अच्छा, ये पिछली स्लाइड्स ही आ गई, शायद आगे चलते हैं। तो F1 की अब सेल्फिंग करानी है भाई। अब कोई एक अलील मिलना है, हमें मालूम है ऑलरेडी, तो बिल्कुल हो सकता है कि यहां से जो अलील्स मिले, कौन से मिलेंगे इन चार में से, इन पहले वाले दो में से हो सकता है कैपिटल आर आ जाए और दूसरे वाले दो में से कैपिटल वाई आ जाए। पहले वाले में से अगर ये आया और ये आया तो फिर तो ये कॉम्बिनेशन बन गई, और अगर ये पहला और लास्ट वाला आ गया तो ये कॉम्बिनेशन बनेगी। इसका पहला और उसका आ गया वाई तो ये बनेगी, और ये आ गया तो ये बनेगी। ये चार कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हो सकती हैं। तो देखो यही यहां पर आपको लिखी हुई मिलेंगी, आर वाई, आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दोनों तरफ। इनका हमें कराना है क्या, सेल्फ क्रॉस। तो जब हम कराते हैं तो देखो हमें क्या रिजल्ट मिलता है तो हमें टोटल 16 स्क्वायर्स मिलते हैं वहां पर, हाँ 16 स्क्वायर्स मिलते हैं, और ये हमारे पास गैमीट्स होते हैं। इन गैमीट्स को हम पुनेट स्क्वायर के अकॉर्डिंग ही क्रॉस करते हैं आपस में, और हमारा लास्ट में जो रेशियो मिलता है हमें, वो मिलता है 9:3:3:1। ये वाला रेशियो हमें यहां पर मिलता है। 9 राउंड येलो ही होते हैं पेरेंटल जैसे, ये भी पेरेंटल जैसे ही हैं। ये बीच में रिकॉम्बिनेशन हैं, क्योंकि कोई भी पेरेंट राउंड या ग्रीन तो नहीं था इनिशियली, कोई पेरेंट रिंकल्ड या येलो नहीं था, ये रिकॉम्बिनेशन होती हैं। तो हमने यहां से क्या सीखा, हमने यहां से सीखा इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर्स। फिर हमने सीखा F1 जनरेशन स्ट्रिक्टली एक्सप्रेस कर जाती है डोमिनेंट ट्रेट्स को हमेशा। डायहाइब्रिड का रेशियो सीखा, मोनोहाइब्रिड सेग्रीगेशन सीखी, ये सब बातें हमने यहां पर सीखी। फिर आता है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात, कि जब हमने डायहाइब्रिड क्रॉस करा तो हमने एक बात देखी कि मेंडल ने स्टडी किया क्रॉसेस बिटवीन प्लांट्स डिफरिंग इन टू ट्रेट्स साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, सीड शेप और सीड कलर, जो हमने देखा ही था कि सीड शेप राउंड है तो सीड कलर येलो है, और उधर रिंकल्ड और ग्रीन है। ऐसे ट्रेट्स को हमने पढ़ा, तो हमें समझ में आया कि इधर से राउंड जाएगा या येलो, ये आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं है। रिंकल्ड या येलो, या कौन सा जाएगा किस कैरेक्टर में, तो वो कभी भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए ऐसे रिजल्ट आ गए। यानी जो हम यहां पे बात कर रहे थे तो इसमें से कैपिटल आर जाएगा पहले वाला, इससे बिल्कुल डिसाइड नहीं होता दूसरे वाला कौन जाएगा, ऐसे यहां पर भी डिसाइड नहीं होता। और सिमिलरली जब हम सेल्फ क्रॉस की भी बात करते हैं तो यहां पर भी ये बिल्कुल डिसाइड नहीं होगा कि ये जाएगा अगर इधर से, तो इधर से आर आएगा या ये वाला आएगा या कौन सा आएगा। जो पेयर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली ही सेग्रीगेट करते हैं। राइट, देखो कैसे ये कॉम्बिनेशन आया था। हमने कहा था कि देखो ये रेशियो आता है जब भी हम बनाते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो 3:1 ही आता। अगर मैं येलो ग्रीन को क्रॉस करता या सीड शेप को भी क्रॉस करता तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से तो यही रेशियो आता। जब मैं इनकी प्रोबेबिलिटीज निकालूंगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी करूंगा, यानी 3:1 और 3:1, तो देखो यही रेशियो आएगा 9:3:3:1, और यही रिजल्टेंट मेरे को लास्ट में हमेशा मिलता है। डायहाइब्रिड क्रॉस की ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर मेंडल ने कहा कि दिस इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन इज द फंडामेंटल रीजन वी सी नाउ न्यू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस। ये जो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन है कि जरूरी नहीं है आर हमेशा कैपिटल वाई के साथ ही रहेगा, ये उसी हिसाब से सेग्रीगेट करेगा। आर आर में से कौन सा जाएगा ये उनकी खुद की चॉइस है, वाई वाई में से कौन सा जाएगा उनकी खुद की चॉइस है। इसी वजह से हमें कुछ नए कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, नए कॉम्बिनेशन जैसे कि ये जो 3:3 हैं,
पेरेंट ना कौन सा कोई सा भी पेरेंट रिंकल्ड या येलो नहीं था, ना राउंड और ग्रीन था। नए कॉम्बिनेशन इसीलिए दिख रहे हैं क्योंकि गैमीट्स जब बन रहे थे तो ये जो पेयर थे कैरेक्टर के, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे थे। एक पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक पेयर ऑफ अलील दूसरे पेयर अलील को अफेक्ट नहीं कर रहा था, दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। वरना तो हमेशा हमें या तो ये फर्स्ट वाली कंडीशन मिलती है या सेकंड, सॉरी लास्ट। ये इंटरमीडिएट कंडीशंस हमें कभी भी मिलती ही नहीं अगर ऐसा ना हो। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, ये बात हमें पता होनी चाहिए। पेरेंट जीनोटाइप हेट्रोजाइगस RR स्मॉल y, है ना, ये था। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ जीन पेयर्स, वो भी हमें पता है कि 50-50% चांसेस हैं कि यहाँ से कैपिटल R आएगा या स्मॉल r, इसके भी 50% चांसेस हैं। y और स्मॉल y में से कौन सा आएगा, इसके भी चांसेस कितने हैं, 50% ही हैं। तो देखो ये गैमीट्स हमने तब भी बनाए थे कि अगर मान लो इधर से ये वाला R आ गया फर्स्ट और इधर से ये वाला फर्स्ट आ गया, ठीक है, 1 2 नाम लिख दो आप इसके आगे, चाहे पहले वाले का फर्स्ट और दूसरे वाले का फर्स्ट तो RY, पहले वाले का फर्स्ट दूसरे वाले का सेकंड कैपिटल R स्मॉल y, पहले वाले का फर्स्ट तो इंगेज हो चुका है, पहले वाले का सेकंड स्मॉल r, दूसरे वाले का फर्स्ट कैपिटल Y, पहले वाले का स्मॉल r दूसरे वाले का स्मॉल y, स्मॉल r स्मॉल y। इस तरीके से हमारे गैमीट्स बनते हैं। और कौन सा बनेगा, हर किसी की फ्रीक्वेंसी इक्वल है, 25% चांसेस हैं कि इनमें से कोई भी बन सकता है। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ अलील्स रिजल्ट इन 4 यूनिक टाइप ऑफ गैमीट्स। तो देखो ये चारों बने ही थे, हमने अभी बात करी ही थी इसकी। ये F2 जनरेशन जो हम डराइव करते हैं, देखो अगर ये गैमीट्स बन गए एक पेरेंट से और यही दूसरे से और सेल्फ क्रॉस करा दिया हमने इनको, तो वही पुराना तरीका है, इधर से RY और इधर से भी RY क्रॉस, देख लो RRYY। फिर इधर मान लो मैं लिख दिया 1 2, इधर मैंने लिख दिया मान लो 1 2 3 4 और इधर भी लिख दिया 1 2 3 4। तो इस इधर 1 पकड़ लिया और इधर चारों से क्रॉस करा दिया 1 2 3 4 से, फिर इस 2 को पकड़ लिया, इनके चारों से करा दिया, फिर 3 को, फिर 4 को। इस तरीके से हम करते हैं और ये हमारे पास रिजल्ट जो होते हैं बेटा बन जाते हैं। पुनेट स्क्वायर लॉ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो जीनोटाइपिक रेशियो भी हमें कैलकुलेट करना पड़ सकता है, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1, इस तरीके का कुछ रेशियो कई बार निकल के आता है। वो आप निकाल कर देख भी सकते हैं। तो डायब्रिड क्रॉस से हमने क्या सीखा, हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आई, गैमीट फॉर्मेशन समझ में आई कि चारों की इक्वल प्रोबेबिलिटीज हैं। फिर आते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर। मेंडल के काम को जो इतना बढ़िया उसने काम किया, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दी, बहुत सारी मेहनत की, 7 साल तक मेहनत की, उसको बहुत ज़्यादा शुरू में रिकॉग्निशन नहीं मिली थी। बाद में रिकॉग्निशन मिली जब कुछ साइंटिस्ट ने माइक्रोस्कोप वगैरह आने के बाद अच्छे से काम करने को देखा, तब रिकॉग्निशन मिली। क्यों नहीं मिली शुरू में, तो एक तो उस टाइम कम्युनिकेशन के चैनल्स ही कम थे कि मैंने क्या किया है वो दूसरों को पता चल पाए। दूसरा, वो मैथमेटिकल अप्रोच लगा रहे थे, रेशियो वगैरह की बात कर रहे थे, तो लोग बायो में से एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तीसरा, वो कह रहे थे कि स्टेबल फैक्टर्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास करते हैं, जिसे आज हम जीन कहते हैं, बट लोगों को नेचर में इतनी सारी वेरिएशंस नजर आती थी तो वो उसकी बात को मानते नहीं थे और कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए। वो उनका सब कुछ अपने ऑब्जर्वेशन बेस्ड था, कोई इस बात का वो ठोस सबूत नहीं दे पाए। तो मैथमेटिकल अप्रोच, कोई फिजिकल प्रूफ का ना होना, वो नहीं बता पाए कि जो फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं जिनसे ट्रेट कंट्रोल होते हैं, ये फैक्टर्स किस चीज के बने हुए हैं। ये भी उनके साथ एक ड्रॉबैक रहा। लेकिन फिर कुछ साइंटिस्ट ने काम करा, जैसे कि डी वेरीज, वॉन शर्मैक, कॉरिन्स वगैरह ने, इन्होंने रिडिस्कवर किया मेंडल के काम को। इन्होंने क्रोमोसोम्स को देखा, ये देखो दिख रहे होंगे डायग्राम में क्रोमोसोम्स, और इन्होंने कहा क्रोमोसोम एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव करते हैं जैसा कि मेंडल ने कहा था कि फैक्टर्स बिहेव करते हैं। फिर हमें बाद में पता चला कि भाई क्रोमोसोम्स के पास होते हैं जीन्स, जब जब क्रोमोसोम पेयर करते हैं तो जीन्स भी पेयर करते हैं, जब जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं तो जीन्स भी सेग्रीगेट कर जाते हैं, राइट।
क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस वाज वर्कड आउट, और कहा गया कि क्रोमोसोम जो होता है बिल्कुल जीन्स की तरह ही मूवमेंट करता है, कि अगर 2 क्रोमोसोम है तो गैमीट में एक ही जाएगा, जैसे 2 एलील थे तो कोई एक ही जा रहा था। बोथ क्रोमोसोम एंड जीन अकर इन पेयर्स, alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes, कि अगर ये homologous chromosomes हैं तो अगर इस साइट पे कैपिटल ए है तो सामने भी इसी साइट पर कैपिटल ए होगा। दे यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन मेंडल लॉज, और जब उन्होंने कंबाइन कर लिया अपनी ऑब्जर्वेशन को मेंडेलियन लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के साथ, तो उन्होंने एक नई इनहेरिटेंस दी जिसको बोलते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्या दिया उन्होंने? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया। ऑब्जर्व हाउ क्रोमोसोम सेग्रीगेट व्हेन जर्म सेल आर फॉर्म्ड। तो हमने सेल साइकिल सेल डिवीजन में पढ़ा ही हुआ है कि पहले बाइवेलेंट स्टेज बनेगी, क्रोमोसोम्स पेयर करेंगे, फिर मेटाफेज 1 पर हमें टेट्राड दिख रहे होंगे, बट फिर क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाएंगे मियोसिस 1 में, फिर मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड सेग्रीगेट हो जाएंगी। जो सेल साइकिल वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पर एग्जैक्टली लगता है। प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमें पढ़ाया जाता है, वही बात वो समझा रहा है। क्योंकि जर्म सेल फॉर्म करने के लिए मियोसिस ही करते हैं, मियोसिस 1 रिडक्शनल होती है, मियोसिस 2 इक्वेशनल होती है। तो ये एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा क्रोमोसोम है, कौन सा जीन है। सिंपल बात ध्यान रखना, इंडिपेंडेंट पेयर्स सेग्रीगेट, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात कर रहा है। 23 पेयर जो क्रोमोसोम्स होते हैं। 1 पेयर की जब वो बात करता है कि एक पेयर दूसरे से हो गया अलग, तो ये अलील की बात है, इसलिए इसको हम अलील कह दे, जीन्स कह देते हैं, सॉरी, आजकल तो पेयर ऑफ अलील तो जीन ही है, और उसको कहते हैं क्रोमोसोम। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है, जिसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा बेटा कि यहाँ पर 2 पेयर क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं। ये वाले दोनों जो सेम लेंथ के हैं ये दोनों होमोलोगस हैं, और ये दोनों भी होमोलोगस हैं। रेड और ग्रीन और येलो और थोड़ा ऑरेंजिश जो है ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। जैसे मैंने समझाया था G1 फेज है, G2 फेज में डीएनए डबल हो जाएगा, तो देखो दोनों क्रोमोसोम, चारों क्रोमोसोम्स, 2 क्रोमोसोम जो पेयर में हैं, ये टोटल 4 क्रोमोसोम हैं। एक पेयर होमोलोगस क्रोमोसोम का येलो और ऑरेंज है, एक पेयर रेड और ग्रीन है, तो 2 पेयर यानी 4 क्रोमोसोम्स। चारों क्रोमोसोम अपनी अपनी सिस्टर क्रोमैटिड बना लेते हैं, जिसे टेट्राड फॉर्मेशन कहते हैं। और फिर ये दोनों हम जानते हैं कि प्रोफेज के दौरान पेयर करते हैं जाइगोटीन स्टेज में, तो उसको बोलते हैं बाइवेलेंट। और ये बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक दूसरे से अलग होते हैं कब? मियोसिस 1 में, राइट। और मियोसिस 1 में अलग हो जाते हैं। फिर मियोसिस 2 में अगर आप देखोगे तो मियोसिस 2 के अंदर सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं। मियोसिस 1 में क्या अलग होता है? क्रोमोसोम्स। मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग होती हैं। और फाइनली हमारे पास जर्म सेल बनते हैं। कितने बनते हैं? तो वही पुरानी कहानी है, सिंगल सेल से 4 सेल बनेंगे हमेशा, और चारों हैप्लॉइड होंगे। यहां पर आप देखो कि इस होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर था, एक था येलो, एक था ऑरेंज, एक था रेड, एक था ग्रीन। अब नए वाले में होमोलोगस पेयर में से कोई एक ही होगा। यहां पे तो पेयर था होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, यहां पर या तो येलो होगा या ऑरेंज, या रेड होगा या ग्रीन, यानी क्रोमोसोम नंबर घट गया। वहां पर एक पेयर क्रोमोसोम है नए सेल्स में, और यहां पर कितना था? 2 पेयर था। इसी को हम रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। यही दोबारा समझाया जाता है कि 2 पॉसिबिलिटीज हैं। क्या 2 पॉसिबिलिटीज हैं? कि नए, अगर ये वाला केस है मान लो, है ना, ये तो पक्का है कि येलो ऑरेंज में से कोई एक ही होगा लास्ट में, या तो ऑरेंज होगा या येलो, बट उसके साथ इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। यानी कि ये वाला पेयर ऑफ क्रोमोसोम, मान लो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पेयर है बेटा, और ये सेकेंड पेयर है, तो फर्स्ट पेयर जो होगा वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करेगा सेकंड पेयर से, जैसे जीन्स में बात हो रही थी। जरूरी नहीं है कि येलो अगर एक सेल के पास गया तो उसके बाद रेड ही जाएगा। देखो येलो के साथ रेड भी जा सकता है, और येलो के साथ ग्रीन भी जा सकता है, ऑरेंज के साथ रेड भी जा सकता है, ऑरेंज के साथ ग्रीन भी जा सकता है। यही वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा होता है इस डायग्राम के थ्रू, कि क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, जैसे जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते थे, या फैक्टर्स या एलील्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते थे, जिसके कारण हमने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करी थी। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सटन और बोवरी ने इसमें बहुत ज्यादा ध्यान दिया और कहा कि पेयरिंग एंड सेग्रीगेशन ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स लेड्स टू सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स, या जिसको जीन्स कहते हैं हम।
जब भी क्रोमोसोम पेयर में आएंगे तो जीन्स पेयर में आएंगे, जब भी क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे तो जीन्स भी क्या होंगे, सेग्रीगेट होंगे। तो फिर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए और उन्होंने कहा ये बिल्कुल मेंडेलियन प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं, और बाद में इसका नाम हमने लिख दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। वेरिफिकेशन बाय टीएच मॉर्गन, इस एक्सपेरिमेंट को वेरीफाई किया टीएच मॉर्गन ने और उनके कलीग्स ने मिलकर। उन्होंने कहा, जब उन्होंने देखा ड्रोसोफिला को, तो देखो क्या देखा, उन्होंने ये पता करा कि वेरिएशन का बेसिस क्या होता है, वेरिएशन होती क्यों है, किस कारण से होती है, क्या चीज बदल जाती है, कैसे। तो उनका मॉडल ऑर्गेनिज्म था ड्रोसोफिला। उन्होंने उस पर काम किया। ड्रोसोफिला है फ्रूट फ्लाई, जिसको ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर कहते हैं। क्यों यूज किया उन्होंने ड्रोसोफिला को? बहुत बार नीट एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में, नीट से भी ज्यादा बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों। तो सिंपल कल्चर का होना, रैपिड लाइफ साइकिल का होना, हाई फंसिडिटी यानी कि एक बार में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं ड्रोसोफिला से, सेक्स डिटर्मिनेशन बहुत आसान है मेल और फीमेल की, और ऑब्जर्व कर सकते हो माइक्रोस्कोप में आसान से। 2 हफ्ते की लाइफ साइकिल है तो एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ता है। इन सब कारणों से ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर को चूज करा गया था, ज़्यादा प्रोजनीज बनाना, इजिली ऑब्जर्वेबल होना वगैरह। तो क्रोमोसोमल थ्योरी से हमें क्या समझ में आया कि मेंडल का वर्क अनरिकॉग्नाइज क्यों था? क्योंकि कम्युनिकेशन नहीं था, वो मैथ का इस्तेमाल कर रहा था। सटन और बोवरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी दी, क्रोमोसोम्स 1900 में डिस्कवर हुए। टीएच मॉर्गन ने उस थ्योरी को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करा और क्या कहा? उन्होंने कहा सेक्स लिंक जीन्स एंड डेविएशन फ्रॉम मेंडल इन रेशियोज, वो थोड़ा सा अगेंस्ट चले मेंडल के, कि हमेशा जरूरी नहीं है 9:3:3:1 ही रेशियो आता हो, ऐसा नहीं होता। लॉ ऑफ इंडिविजुअल असॉर्टमेंट नहीं होती, ऐसा बताया किसने? मेंडल साहब ने। इन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाले ह्यूगो क्या नाम था बेटा इनका, मॉर्गन जी ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने। उन्होंने बेसिकली थोड़ी अलग बात करी कि मेंडल अगर ये कह रहा है तो ये रेशियो हमेशा नहीं होता भाई। डेविएशन देखी है मैंने तो बहुत ज्यादा, किसमें? ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के केस में ये रेशियो आ ही नहीं रहा जो आप कह रहे हो, क्योंकि जीन्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट ही नहीं करते। उन्होंने बोला मेंडल की कमी कह लो या मेंडल की खुशनसीबी कह लो कि जो जो पेयर ऑफ कैरेक्टर उन्होंने चूज करे, अगर सीड कलर चूज कर लिया तो एक सीड कलर ले लिया उन्होंने मान लो, और एक हाइट ले लिया, तो हाइट का जीन अगर फर्स्ट क्रोमोसोम पे था पी प्लांट में, तो सीड कलर का सेकंड पे था, पॉड शेप का थर्ड पे था। जो भी कैरेक्टर वो ले रहे थे वो अलग अलग क्रोमोसोम्स पे थे, या एक भी क्रोमोसोम पे थे तो बहुत दूर दूर थे वो जीन्स, जिसकी वजह से वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो पा रहे थे। वरना तो कैरेक्टर जरूर इन्फ्लुएंस होता, अगर पास में होते तो कैरेक्टर जरूर पक्के से इन्फ्लुएंस होता। जैसा उन्होंने कहा कि जब मैंने ड्रोसोफिला के लिए क्रॉस करके देखा तो मुझे कैरेक्टर इन्फ्लुएंस होते हुए दिखा, क्योंकि जो कैरेक्टर मैंने लिए उनके जीन्स आपस में लिंक्ड थे, या तो वो दोनों साथ ही जा रहे थे या दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा था। ऐसा नहीं हो रहा था कि चीजें इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो जाएं, ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पा रही थी। उनने समझाया कि अगर जीन सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होगा तो वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करेगा, और जितना पास होगा और जितना सेम क्रोमोसोम पे होगा उतना ज्यादा पेरेंटल ट्रेट्स ज्यादा आएंगे, और जितना दूर दूर होगा उतना ज्यादा रिकॉम्बिनेशन या वेरिएशन ज्यादा आएगी। नॉन इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन, कि भाई अगर ये Y और W हैं और ये पास पास हैं दोनों, तो ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट नहीं करेंगे, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे वहां वो RR और YY में कह रहा था कि वो इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक्सपेक्टेड रेशियो ये था डायहाइब्रिड क्रॉस करने पर, कि अगर इस वाले YYWW का डायहाइब्रिड क्रॉस करूं तो ये रेशियो आना चाहिए, लेकिन ये रेशियो नहीं आया, ये रेशियो नहीं आया। एनसीईआरटी कहती है कई कैरेक्टर्स में तो सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेंट आया, जबकि मेंडल के हिसाब से 37% आना चाहिए था, वो सिर्फ कितना आया? 1.3% आया। तो उस बात को लेकर काफी चीजें बदली गई कि भाई यानी मेंडल हमेशा सही नहीं कहता है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप कंफर्म दीज जीन्स वर लोकेटेड ऑन द
एक्स क्रोमोसोम। मॉर्गन और उसके ग्रुप ने कंफर्म किया कि जो जीन्स हैं येलो बॉडी और वाइट आई वाले, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम पे हैं, पास पास हैं, इसलिए इनके अंदर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं देखी जा रही है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है है ना। तो उन्होंने कहा जितना पास होंगे उतनी पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा आएंगी, जितना दूर होंगे उतनी ज्यादा नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस ज्यादा आएंगी। अगर एक डायबिट क्रॉस में मैंने ऐसे दो जीन्स को लिया जो सेम क्रोमोसोम पे हैं, तो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस ज्यादा दिखेंगी रेदर देन नॉन पेरेंटल या न्यू कॉम्बिनेशंस। जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम टेंड टू स्टे टुगेदर, ऐसा नहीं है कि वो अलग अलग असॉर्ट हो जाएंगे। और जो ये फिजिकल एसोसिएशन है दो या दो से ज्यादा जीन्स की, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। लिंक्ड जीन्स कैन सेपरेट, कभी कभी अलग हो सकते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्यों होती है, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण होती है, जैसा कि हम मियोसिस में भी पढ़ते थे पैचेटिन स्टेट में कि रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स बनते हैं। रिकॉम्बिनेशन डेफिनेटली द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस, लेकिन उसका सिंपल सा मतलब था कि मेंडल को भी पता था इस बात का, लेकिन मेंडल इनको रिकॉम्बिनेंट नहीं कहता था, मेंडल बोलता था न्यू कॉम्बिनेशन है। उसने भी तो बताया था कि रिंकल्ड और ग्रीन बन रहा है, या रिंकल्ड और येलो बन रहा है जो पहले नहीं था, या राउंड और रिंकल्ड बन रहा है जो पेरेंट में नहीं था, है ना। बस टर्म अलग हो गई, अब हम शब्द यूज कर रहे हैं रिकॉम्बिनेशन। वेरिंग लिंकेज स्ट्रेंथ, टाइटली लिंक्ड जीन्स हैं तो देखो जैसे मैंने बताया सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन होगा, और लूजली लिंक्ड जीन है तो 37.2% रिकॉम्बिनेशन हो सकता है। परसेंटेज ऑफ फ्रीक्वेंसी जो थी रिकॉम्बिनेशन की, उसी से उन्होंने फिर डिस्टेंस बिटवीन द टू एलील्स कहना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर 37.2% रिकॉम्बिनेशन है इस केस में, वाइट और मिनिएचर विंग्स को अगर मैं दो कैरेक्टर्स को कंसिडर कर रहा हूं, तो इसका मतलब 37.2 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है किसके बीच में, बिटवीन वाइट आई जीन एंड मिनिएचर जीन। अगर यहां पर व्हाइट और येलो, व्हाइट आई और येलो कलर को देख रहा हूं, रिकॉम्बिनेशन सिर्फ 1.3% है, इसका मतलब इन दोनों जीन्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.3 सेंटीमॉर्गन। उन्होंने रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द टू। किसने, उनके स्टूडेंट ने फिजिकल डिस्टेंस बना दिया रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को, है ना। क्रॉस ए, ये एनसीईआरटी का केस है, जब भी प्लस लिखा होता है इसका मतलब वाइल्ड टाइप होता है वो, या नेचुरल, याद रखना। और जहां भी प्लस नहीं लिखा होता है उसका मतलब वो वाइल्ड नहीं है, वो आर्टिफिशियल है बेसिकली, या नेचुरल नहीं है वो। तो इस केस में जब हम वाइट आई और येलो बॉडी देख रहे थे तो 98.7% पेरेंटल टाइप थे, 1.3% रिकॉम्बिनेंट। जितना रिकॉम्बिनेंट था इसका मतलब उतना ही डिस्टेंस है उन दोनों जीन्स के बीच में या पेयर ऑफ अलील्स के बीच में। दूसरे केस में जब हम मिनिएचर विंग्स और वाइट आई देख रहे थे तो हमारे पास पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन ज्यादा है, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखो क्या हो गया, ज्यादा। और इस केस में देखो इनका डिस्टेंस क्या था, कम। इन वाई और डब्ल्यू का आपस में जो डिस्टेंस है और इनका डिस्टेंस आपको खुद समझ आ रहा होगा, इसी वजह से इसमें वेरिएशन ज्यादा है और पहले वाले में वेरिएशन क्या थी बेटा, कम थी। तो ड्रोसोफिला में डायहाइब्रिड क्रॉस करे गए, फिजिकल एसोसिएशन समझाया गया जीन्स का, रिकॉम्बिनेशन समझाए गए, बताया गया कि जितना परसेंट रिकॉम्बिनेशन उतना ही सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस मान लेते हैं। किसने बताया डिस्टेंस की बात, उनके स्टूडेंट ने बताया, थॉमस एंड मॉर्गन के स्टूडेंट थे एल्फर्ड स्ट्रूटेवेंट, एल्फर्ड स्ट्रूटेवेंट। फिर देखो जैसा हम पहले भी देख के आए थे कि बी जो है वो स्टार्च के जो सीड की साइज है उसको भी डिसाइड कर रहा है, स्टार्च की सिंथेसिस कितनी होगी उसको भी डिसाइड कर रहा है। अगर एक जीन एक से ज्यादा ट्रेट को अफेक्ट कर जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। क्या बोलते हैं बेटा, प्लियोट्रॉपी। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक कैरेक्टर के लिए एक से उल्टा, बिल्कुल, या तो एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को डिसाइड कर रहा है या बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं। अगर बहुत सारे जीन मिलकर एक कैरेक्टर को डिसाइड कर रहे हैं तो उसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है, राइट। मेंडेलियन स्टडी फोकस ऑन ट्रेट्स विद डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म्स, बिल्कुल ठीक बात है, उसने तो ऐसे ही ध्यान दिया था दो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स पर। नेचर में बहुत सारी ट्रेट्स ऐसी होती हैं जो डिस्टिंक्ट नहीं होती बट स्प्रेड आउट होती हैं अक्रॉस अ ग्रेडियंट।
जैसे ह्यूमन हाइट में हम ये बता ही नहीं सकते कि ह्यूमन हाइट दो वेरिएशंस में नहीं है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग टॉल हैं या ज़्यादातर लोग ड्वार्फ हैं। ह्यूमन हाइट जो होती है बेटा, वाइड रेंज ऑफ पॉसिबल हाइट्स हैं, कोई ऐसा वो नहीं है कि किसी एक चीज़ को हम मान लें कि ज़्यादातर लोग टॉल ही हैं, ज़्यादातर लोग ड्वार्फ ही हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है? अपोजिंग ट्रेट तो आ ही नहीं रही इस केस में, किसी को देख के हम छूटते ये तो नहीं कह सकते कि ये टॉल है या डॉर्फ है। इंटरमीडिएट स्टेज आ जाती है, जबकि मेंटल इंटरमीडिएट स्टेज को ब्लेंडिंग को मान ही नहीं रहा था। ट्रेट्स कंट्रोल्ड बाय 3 और मोर जीन्स आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। और तीनों का जो 3 जीन्स जो उस करेक्टर को कंट्रोल करेंगे, तीनों का रिजल्ट एडिटिव होगा। क्या होगा बेटा? एडिटिव होगा। जैसे जीन ए, जीन बी, जीन सी, तीनों मिलकर स्किन के कलर को अफेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? स्किन के कलर को अफेक्ट करते हैं। तीनों की कॉम्बिनेशन से या तो लाइट बनेगा या डार्क। और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एक और बात इंपॉर्टेंट होती है, इन्वायरमेंट भी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन में रोल प्ले करता है। ह्यूमन स्किन कलर, तो अगर तीनों के एलील स्मॉल स्मॉल वाले होंगे तो लाइट कलर, तीनों के एलील डार्क डार्क यानी कैपिटल वाले होंगे, डोमिनेंट वाले, तो कलर कैसा आता है? डार्क आता है। अलील कॉम्बिनेशंस है ना, जैसे ये वाला है तो कोई भाई डोमिनेंट अलील है ही नहीं, तो लाइटेस्ट स्किन कलर होगा, और सारे के सारे डोमिनेंट है तो डार्केस्ट होगा, और बीच में कुछ आएगा तो इंटरमीडिएट स्टेज आएगी। देखो लाइट लाइट, थोड़ा डार्क, कंप्लीट डार्क। तो इस तरीके से हमें दिखता है कि सबका इफेक्ट एडिटिव होता है कि कितने डोमिनेंट एलील हैं, कितने रिसेसिव है या नहीं है। प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि सिंगल जीन अफेक्ट कर जाए सिंगल फिनोटाइप के तो ठीक है, लेकिन सिंगल जीन एक से ज्यादा ट्रेट को अफेक्ट कर रहा है, जैसे स्टार सिंथेसिस वाला केस बताया था हमने। या एक और मैकेनिज्म होता है उसमें जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक जीन अफेक्ट होने से 3 फिनोटाइप्स अफेक्ट हो सकते हैं। कैसे? कि शायद वो जीन कोई ऐसा एंजाइम बना रहा था जो पूरे प्रोसेस को रेगुलेट कर रहा था। मान लो ग्लाइकोलाइसिस का कोई एंजाइम बन रहा था 4th स्टेप का, वो एंजाइम ना बने तो सिर्फ वो स्टेप थोड़ी खराब होगा, आगे के भी सारे स्टेप क्या हो गए? खराब हो गए। तो बहुत सारे इफेक्ट्स दिखेंगे बॉडी पे, उसको बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। जैसे फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक सिंगल जीन म्यूटेशन से ऐसा हो जाता है, और इसका इफेक्ट एक नहीं आता। क्यों? क्योंकि एक एंजाइम नहीं बनता, फिर फिनाइल एलिनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये ना बनने से फिनाइल एलिनिन नहीं बनता। फिनाइल एलिनिन से कल को टायरोसिन बनना था, जब ये नहीं बना तो वो भी नहीं बना। तो जब इतने सारे प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे तो काफी सारे इफेक्ट्स आते हैं। क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं भाई? देखो, मेंटल रिटार्डेशन, पिगमेंटेशन इश्यूज, एक्यूमुलेशन ऑफ फिनाइल एलिनिन डेरिवेटिव्स, है ना, रिडक्शन इन हेयर फॉर्मेशन, स्किन पिगमेंटेशन, मेंटल रिटार्डेशन। एक चीज से जब एक कैरेक्टर या एक जीन के म्यूटेट होने से बहुत सारे इफेक्ट्स आते हैं तो उसे प्लियोट्रॉपी कहा जाता है। तो ये बात हो गई। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस भी हो सकती है कि हाइट के लिए या स्किन कलर के लिए एक से ज्यादा जीन्स, ABC 3 जीन्स इकट्ठे हो सकते हैं। प्लियोट्रॉपी ये बिल्कुल उसका उल्टा है कि एक जीन है 3 ट्रेट हैं, 3 जीन है 1 ट्रेट है। सेक्स डिटर्मिनेशन, हिस्टोरिकली हमें थोड़ा बहुत क्लू तो है इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू, लेकिन जब हम आज देखते हैं तो हमें पता है कि कुछ क्रोमोसोम्स होते हैं जो सेक्स से ज्यादा रिलेट करते हैं। सारे क्रोमोसोम्स नहीं, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो सेक्सुअल एक्टिविटी से ज्यादा रिलेट करता है, उसे हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। हैंकिंग ने एक स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा था जब उसने स्पर्मेटोजेनेसिस या स्पर्म फॉर्मेशन पढ़ा था इंसेक्ट्स में। उसका कहना था 50% स्पर्म को ये मिलता है, 50% को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के अंदर होता है X0, मेल के अंदर इंसेक्ट्स में जैसे ग्रास ओपर वगैरह में बहुत बार मेल में होता है X0, फीमेल में होता है XX। तो देखो जब अलील बनेगा या क्रोमोसोम्स एग्रीगेट होंगे तो एक गैमेट को मिलेगा X, एक को मिलेगा 0। इसलिए कह रहा है 50% को क्या मिलेगा? वो स्ट्रक्चर X मिलेगा और 50% को नहीं मिलेगा। इसका नाम, जो स्ट्रक्चर था इसका नाम उन्होंने X रखा, हालांकि वो इसकी सिग्निफिकेंस बता नहीं पाए थे ना। 50% विदाउट X बॉडी, 50% विद X बॉडी। बाद में इस X बॉडी को हमने क्रोमोसोम नाम दिया, कौन सा? X क्रोमोसोम। और इसके अलावा जो सेक्स के साथ रिलेट नहीं करते, वो वाले क्रोमोसोम जो बाकी बॉडी के ट्रेट्स रिलेट करते हैं, उन्हें कहा जाता है ऑटोसोम्स। जैसे कि एग्जाम्पल होता है ग्रास होपर। मेल्स के पास एक ही X क्रोमोसोम होता है और दूसरा होता है 0, जैसे मैंने बताया था। यानी मेल के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम कम होगा फीमेल के कंपैरिजन में। फीमेल्स के पास X क्रोमोसोम्स होते हैं,
दोनों XX, देखो फीमेल में दोनों है, मेल में एक ही है। तो जब इसके बनेंगे तो फीमेल से हमेशा जाएगा ही X, मेल से एक बार X जाएगा और एक बार X नहीं जाएगा। Females have pair, all X bear an additional X chromosomes. Sperms are of two types, with X and without X. बिल्कुल सही बात है। स्पर्म सेल के पास ऐसा हो सकता है X हो, स्पर्म सेल के पास ऐसा होता है X ना हो। अगर फीमेल का X आया और उसको स्पर्म 0 वाला मिला तो फिर से मेल ही बन जाएगा X0। फीमेल का X था ही, मेल से भी X मिल गया तो XX मिल गया, यानी कि फीमेल बन गया। ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में थोड़ी सी अलग बात होती है। मेल्स हैव वन X एंड वन डिस्टिंक्टली Y क्रोमोसोम्स, फीमेल्स के पास X, यानी इसमें फीमेल हमेशा होमोजाइगस होगी, होमोगैमेटिक होगी, उससे हमेशा गैमीट में X ही आएगा। लेकिन मेल से X या Y में से कुछ भी आ सकता है तो उसे हेट्रोगैमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा उसे? ना देखो फीमेल ऐसी है मेल ऐसा है, तो मेल से दो चीजें आ सकती हैं, X या Y। फीमेल से हमेशा क्या आएगा? X। फीमेल से हमेशा क्या आएगा? X ही आएगा। तो इसलिए इसमें मेल हेट्रोगैमेटिक होता है, फीमेल इसमें होमोगैमेटिक ही होती है। तो मेल दो टाइप के गैमेट्स बना सकता है, X0 XY दोनों केस में ही। पहले केस में भी ऐसा हो रहा था 50% स्पर्म के पास X है, 50 के पास 0 है। दूसरे केस में ऐसा हो रहा है 50% के पास X है, 50% के पास Y है। फीमेल के पास हेट्रोगैमेटी हमें नहीं नजर आ रही थी वहां पर, क्योंकि वहां पर भी दोनों में X ही आ रहा था और यहां पर भी दोनों में X ही आ रहा था फीमेल के केस में, गैमीट्स में। लेकिन अगर फीमेल की ऐसी कॉम्बिनेशन है ZW, अगर फीमेल की कॉम्बिनेशन ZW है, तब हो सकता है कि एक में वो Z दे और एक में W, यानी अब फीमेल में भी हेट्रोगैमेटी देखी जा सकती है। टोटल क्रोमोसोम्स आर इन सेम इन बोथ द सेक्सेस इन केस ऑफ ड्रोसोफिला या बर्ड्स। फीमेल प्रोड्यूसेस टू टाइप ऑफ गैमेट्स ZW के कारण, इसलिए उसे फीमेल हेट्रोगैमेटी कहा जा रहा है। जैसा कि समझाया गया था आपको कि देखो एग Z भी हो सकता है, एग ZW भी हो सकता है, स्पर्म हमेशा ZZ ही होगा। ह्यूमंस XY टाइप होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और जो जीन सेक्स को रिलेट करते हैं वो X क्रोमोसोम पे ही पाए जाते हैं, इसलिए उसे सेक्स क्रोमोसोम कहा जाता है। फीमेल्स के पास ये होता है 44 प्लस XX, मेल के पास होता है 44 प्लस XY। यानी फादर जो होंगे वो डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट जनरेशन में मेल बनेगा या फीमेल। हमारे यहाँ कई बार जल्दी से या गलती से फीमेल्स को ब्लेम कर दिया जाता है फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, बट वो बात सही नहीं है। ह्यूमन गैमीट फॉर्मेशन 50% स्पर्म X, 50% स्पर्म Y को कैरी करते हैं और इस तरीके से रिजल्टेंट बनता है। प्रोबेबिलिटी एंड सोशल इंपैक्ट, ये वही बात है बेटा कि प्रोबेबिलिटी तो यही कहती है कि भैया मेल्स के अंदर 50% चांसेस होंगे हमेशा किसके? X क्रोमोसोम के, 50% होंगे Y क्रोमोसोम के। अगर मेल से Y गया तो बॉय बनेगा, मेल से X गया तो गर्ल बनेगी। यानी आइडियली अगर हम देखते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वुमेन्स को ब्लेम करना फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये बात गलत है। सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइन करते हैं मेल्स, ना कि फीमेल्स। हनी बी का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है? तो उसमें ड्रोन जो होते हैं, इसको बोलते हैं हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑर्गेनाइजेशन। ड्रोन में 16 ही क्रोमोसोम होते हैं और क्वीन में होते हैं 32 या वर्कर में होते हैं 32। सिंपल सी बात ऐसे समझी जाती है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड फ्रॉम यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, अगर डिप्लॉइड सिचुएशन आ गई है ना, तो क्या बोलेंगे? तो हमेशा बनेगी कौन? क्वीन या वर्कर। और अगर एग है, उसने एक गैमीट बनाना है, उसी से बिना स्पर्म के फर्टिलाइजेशन के कोई नया स्ट्रक्चर बना, तो अगर ये 32 भी है तो इसका गैमीट तो 16 ही होगा। और इसी से सीधा मेल बन गया तो मेल में भी कितने होंगे? 16 ही होंगे। लेकिन इसके पास 16 थे और 16 स्पर्म से आ गए तो अब कितने हो जाएंगे? अब 32 हो जाएंगे। ऐसे समझाने की कोशिश वो हमें करता है। फीमेल्स डिप्लॉयड होती हैं, उनके पास 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। मेल हैप्लॉयड होते हैं, उनके पास 16 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 16 हैं हैप्लॉयड हैं तो वो ऑब्वियसली स्पर्म माइटोसिस से ही प्रोड्यूस करेंगे, उनके पास मियोसिस का कोई तरीका नहीं होगा। पेडिग्री ऑफ द ड्रोन, तो सिंपल सी बात है भाई, ड्रोन हमेशा अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है। किससे बनता है? अनफर्टिलाइज्ड एग से। ड्रोन बनने का रास्ता यही है। यानी एग किसका था? फीमेल का। यानी ड्रोन जो है, जो मेल है,
उसके पास कभी भी फादर नहीं हो सकते, मदर ही होंगे हमेशा। क्या नहीं हो सकते बेटा? फादर नहीं हो सकते, मदर ही होंगी, राइट? दे डू नॉट हैव अ फादर, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग से बने हैं। दे कैन नॉट हैव सन्स, क्योंकि कल को जब भी ये माइटोटिकली डिवाइड करेगा और अगर ये फीमेल से जाके मिल गया, अगर फ्यूजन हो गई, तो फ्यूजन होने पे तो एग ही बनेगा। ये तो हमेशा अनफर्टिलाइज स्ट्रक्चर से ही बन सकता है, फर्टिलाइजेशन हुई तो एग ही बनेगा। इसलिए अगर फर्टिलाइजेशन हुई तो कभी भी फीमेल ही बनेगी। इसलिए बोलते हैं ना तो इनके पास फादर होते हैं, ना इनसे क्या बन सकते हैं, सन्स बन सकते हैं। दे हैव अ ग्रैंडफादर एंड कैन हैव ग्रैंडसन्स, बट दे कैन नेवर हैव अ फादर और सन। ये हेट्रोगैमेटी की टेबल है भाई, जो हमें समझनी होती है कि बर्ड्स को छोड़ दें तो बाकी सब में हेट्रोगैमेटिक कौन है, मेल्स। म्यूटेशन, जिससे कि जिस प्रोसेस से डीएनए सीक्वेंस में अल्टरेशन आती है उसे म्यूटेशन कहते हैं, जिससे कि जीनोटाइप बदलता है और फिनोटाइप बदलता है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फेनोमेना जिससे कि वेरिएशन हो सकती है। ठीक है, वन डीएनए हेलिक्स रन्स कॉन्टिन्यूसली फ्रॉम वन एंड टू द अदर इन ईच क्रोमैटिड। एक तो बात ये है कि ये जो पूरा क्रोमैटिड है इसमें एक डीएनए हेलिक्स जो होता है वो रन करता है ऊपर से नीचे तक। ठीक बात है। इट एग्जिस्ट इन सुपर कॉइल्ड फॉर्म, ये भी ठीक है। जीन्स आर लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम, बिल्कुल ठीक बात है। क्रोमैटिड है जो क्रोमोसोम है, इसी पर जगह जगह पर कौन प्रेजेंट होता है, जीन्स। इट इज जस्ट लाइक कि बुक अगर हमारा क्रोमोसोम है तो उसमें छोटा छोटा अल्फाबेट डीएनए है, और उस अल्फाबेट से मिलकर सेंटेंसेस बन गए तो वो जीन्स होते हैं, राइट। क्रोमोसोमल अल्टरेशंस रिजल्टिंग फ्रॉम डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ डीएनए सेगमेंट्स। अगर इस डीएनए के सेगमेंट में कुछ बदलाव आ गया, जैसे मान लीजिए आपने ये वाला जो ग्रीन यहां दिख रहा है इसको कट कर दिया, अब ये ग्रीन यहां नहीं दिख रहा है। इस तरीके से जब आप कुछ बदलाव करते हैं तब, या फिर जैसे तो काटा है आपने कुछ ऐड कर दिया, ये देखो येलो यहां नहीं था, ये आपने ऐड कर लिया इसके अंदर, तो क्या होगा भाई, तो एडिशन या डिलीशन से जो चीजें होती हैं उससे कई बार उसको हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबरेशंस। क्या बोलते हैं बेटा, एबरेशंस। तो ऐसा कैंसर सेल्स में सबसे कॉमनली देखा जाता है कि क्रोमोसोमल सीक्वेंसेस बदल गए हैं, है ना। क्रोमोसोम का मतलब होता है फिजिकल नेचर, जैसे पेन है और ये कार्बन जिस यूनिट से बना होगा उसको बोलते हैं हम डीएनए। तो उस डीएनए के अंदर अगर बदलाव होगा तो इसके, या कार्बन के अंदर बदलाव होगा तो इसके फिजिकल नेचर में भी चेंज दिखेगा। दो तरीके के होते हैं, एक कि मैंने ए था उसकी जगह टी कर दिया, चेंज कर दिया, उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, है ना। और एक में मैंने क्या करा कि ए था वो रहा बट उसके आगे मैंने दो चीजें ऐड कर दी, उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, सिर्फ चेंज हो गया ए से टी, उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। क्लासिकल एग्जांपल इसका होता है सिकल सेल एनीमिया, रिजल्टिंग फ्रॉम सिंगल बेस पेयर चेंज, राइट। देखो जैसे इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। अभी इसके हम बताएंगे सिकल सेल एनीमिया में क्या चेंज हो जाता है, याद रखिएगा आप। फ्रेम शिफ्ट क्या हो रहा है भाई, डिलीशन एंड इंसर्शन ऑफ बेस पेयर्स, कुछ ना कुछ आपने पूरा ही बीच में चेंज कर दिया है ना, चेंज नहीं करा है, डिलीट या इंसर्ट कर दिया है। जैसे यहां पर ये कैपिटल सी था, यहां डिलीट कर दिया आपने, है ना, गायब कर दिया बीच में से। ऐसा जब आप कुछ करते हो तब हम बोलते हैं कि भाई कुछ तो गड़बड़ हमने कर दी है। जैसे यहां पर AUG CCG UAA था तो डिलीट कर दिया, नीचे वाले में UAC था, आपने क्या कर दिया, A और U ऐड कर दिया, इसकी जगह AU चेंज कर दिया इसको पूरी तरीके से। आगे TAC था तो कुछ GCG हो गया, UAT UAT ही रहा। तो जब ऐसा आप करते हो कि बेस पेयर्स को ऐड या डिलीट कर देते हो चेंज करने की जगह, तो उसे बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और अगर सिर्फ चेंज करते हो किसी एक पॉइंट को तो उसे बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन, जिससे कि पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है। कैसे, तो मैंने कहा राम हैज कैप, 3 के पेयर में चलते हैं, कोडोन हमें मॉलिक्यूलर बेसिस में पढ़ाया जाता है। यहां मेरे लिए कोई बड़ी फाइट नहीं है,
अगर मैं राम की जगह क्या लिख दूं, सी लिख दूं, कैम हैज कैप। लेकिन अगर मैं कुछ बीच में ऐड ऑन कर दूं कि राम तो है, आर के बाद मैंने जी सी लगा दिया, आर जी सी, अब ए एम आगे चला जाएगा, ए एम एच हो जाएगा, तो ए एस सी ए पी। अब देखो कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि आपने बस आर के बाद जी सी को ऐड कर दिया। तो पूरा फ्रेम बदल जाता है पढ़ने का फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में, राइट। देखो उसने वही समझाया आपको, पूरा रीडिंग फ्रेम बदल जाता है आपका। व्हाट कॉजेज म्यूटेशन, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं दुनिया में जो म्यूटेशन कॉज करती हैं। जो चीजें म्यूटेशन कॉज करती हैं उसे म्यूटाजेंस कहते हैं, जैसे कि यूवी रेज वगैरह। तो म्यूटेशन किससे होती है, पॉइंट म्यूटेशन क्या होती है, क्रोमोसोम लिबरेशन या म्यूटाजेंस। जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड पेडिग्री एनालिसिस, द लास्ट पार्ट। किसी ट्रेट को हम जब जनरेशन आफ्टर जनरेशन स्टडी करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये जो चीज है ये पेडिग्री एनालिसिस हो रही है, जिसमें हम कंट्रोल्ड क्रॉसेस करते थे पहले तो, जो कि ह्यूमंस में पॉसिबल ही नहीं है। हम तो वहां पे जिस मर्जी फ्लावर को जिस मर्जी फ्लावर से क्रॉस कर देते थे, बट ह्यूमंस में ये बात नहीं हो सकती। आप किसी गिने दो लोगों को आपस में क्रॉस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है भाई, तो सोल्यूशन है इनहेरिटेंस को समझने का। यहाँ पर, वहां पर तो आप टेस्ट क्रॉस कर लेते थे, यहाँ पे ऐसे नहीं कर सकते आप। यहाँ पर आपको जनरेशन आफ्टर जनरेशन ट्रेट को एनालाइज करना होता है। फैमिली हिस्ट्री जानने के लिए, जैसे कि ये एक उन्होंने बनाया हुआ है। प्रैक्टिकल टूल होता है, बायोलॉजिकल ट्रेट या जेनेटिक डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए काफी हमारे काम आता है पेडिग्री एनालिसिस। स्टैंडर्ड पेडिग्री सिंबल्स होते हैं कुछ बेटा, जैसे मेल को हम स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, फीमेल को सर्कल से। सेक्स अनस्पेसिफाइड, मेल या फीमेल अगर हमें नहीं पता है हमारी केस हिस्ट्री में, तो डायमंड। अगर शेप फिल हो गई, यही मेल और फीमेल वाली स्क्वायर या सर्कल, तो इसे अफेक्टेड बोल देते हैं। क्रॉस हो रहा है तो सिंगल लाइन मीटिंग। कॉन्सेंजुनियस मीटिंग हो रही है, यानी कि क्लोज रिलेटिव्स के बीच में मैरिजेस हो रही हैं, तो उसे कॉन्सेंजुनियस कहते हैं, डबल लाइन मीटिंग कहते हैं, जिसमें कि डिसऑर्डर होने के चांस ज्यादा होते हैं। वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू द ब्रैकेट, पेरेंट्स अबव चिल्ड्रन बिलो। जब भी ऐसा होगा तो ऊपर पेरेंट होंगे, नीचे वाले चिल्ड्रन होंगे। पेरेंट्स कनेक्टेड टू फिल्ड शेप, इसका मतलब पेरेंट अनअफेक्टेड थे बट बच्चा अफेक्टेड हो गया है, ये रिसेसिव ट्रेट का सिंबल होता है। विद ए नंबर, मतलब इतने बच्चे नेक्स्ट जनरेशन में अफेक्टेड हुए हैं। कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो कैसे कैरी होता है भाई, कोई भी इंफॉर्मेशन आज तो हम जानते हैं जीन की फॉर्म में ही कैरी होता है। जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड ऑन द डीएनए, या डीएनए का वो स्पेसिफिक सेगमेंट जो किसी कैरेक्टर को कोड करता है उसे हम जीन कहते हैं। डीएनए एक्ट एज द यूनिवर्सल कैरियर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक बात है, और एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में स्टेबली ये पास भी करते हैं। हाउ जेनेटिक डिसऑर्डर अराइजेस, डीएनए यूजुअली अनचेंज ही जाता है, यूजुअली ट्रांसमिटेड अनचेंज, चेंजेस ऑफ स्ट्रक्चरल अल्टरेशन डू टेक प्लेस ओकेजनली, कभी कभी उसके अंदर कुछ बदलाव आ सकता है ड्यू टू म्यूटेशन और रिकॉम्बिनेशन, और इसी बदलाव को हम म्यूटेशन कहते हैं, राइट। तो पेडिग्री की बात हमने कर ली। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, अब दो बातें बच गई बस हमारे पास, है ना, 10 मिनट में हम खत्म कर लेंगे। दो बातें बच गई, कौन सी, मेंडेलियन डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की बात बच गई। तो देखो बेटा, जब हम बात करेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स की तो दो कैटेगरीज आएंगी, या तो जीन्स अफेक्ट होंगे हमारे तो मेंडेलियन, या अगर हमारे क्रोमोसोम अफेक्ट होंगे तो हम बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। जैसे कि एक क्रोमोसोम का सेट ज्यादा आ जाना ट्राइजोमी, या एक कम हो जाना मोनोजोमी, इस तरीके की बातें जब आती हैं तो क्रोमोसोमल। किसी एक पर्टिकुलर जीन या पेयर ऑफ अलील की वजह से कुछ हो रहा है, या किसी एक अलील के डाइवर्सिफाई होने की वजह से हो रहा है, तो मेंडेलियन डिसऑर्डर कहा जाता है। कॉमन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, मोस्ट कॉमन एंड प्रेवलेंट मेंडेलियन डिसऑर्डर्स इंक्लूड डोमिनेंट रिसेसिव, दो तरीके की चीजें हो सकती हैं। कौन कौन से होते हैं, तो हीमोफीलिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, जिसके अंदर म्यूकस जमा होने लग जाता है और लंग्स हमारी जो होती हैं ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं। सिक्कल सेल एनीमिया, शेप ऑफ आरबीसी बाइकनकेव से बदल के सिक्कल हो जाता है इस केस में। कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है कि बच्चा रेड ग्रीन में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा है। फिनाइलकीटोन्यूरिया हो सकती है। थैलेसीमिया हो सकती है जिसमें बीटा ग्लोबिन चेन्स ठीक से नहीं बन रही हैं। फिनाइलकीटोन्यूरिया अभी हमने पढ़ाई था पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस वाले के, वहां पर जब हम पढ़ रहे थे। है ना भाई, पढ़ाई था हमने कि एक जीन के बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव पेडिग्री एनालिसिस, जैसे ये देखो,
कि अगर ऐसा दिख रहा है मुझे साफ साफ कि अगर पेरेंट में कैरेक्टर है तो बच्चे में जरूर आएगा, तो उसे बोलते हैं डोमिनेंट। लेकिन अगर ऐसा दिख जाए कि पेरेंट में अफेक्टेड नहीं था और बच्चा अफेक्टेड हो रहा है तो उसे बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा रूल है। जैसे एक है कलर ब्लाइंडनेस, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर होता है ये भी, caused by mutation in certain genes present on X क्रोमोसोम। X क्रोमोसोम पे कुछ जीन प्रेजेंट होते हैं, उनकी म्यूटेशन से ऐसा होता है। म्यूटेशन मतलब वेरिएशन इन द अल्टर्ड सीक्वेंस, वेरिएशन अल्टर्ड सीक्वेंस ऑफ डीएनए। डिफेक्ट अकर्स इन आइदर द रेड और ग्रीन कोन्स, जिसके कारण वो चीज हमें दिखती नहीं है। प्रेवलेंस मेल्स में ज्यादा होता है, फीमेल्स में बहुत कम होता है, क्योंकि फीमेल्स में होने के लिए ये एक्स क्रोमोसोम पे है। फीमेल्स में होने के लिए ये बात जरूरी है कि वो दोनों क्रोमोसोम्स पर हो। वरना क्या होगा कि अगर एक पर है और एक पे नहीं तो नॉर्मल वाला इसको डोमिनेट कर जाएगा और वो कैरियर की तरह तो रहेगा बट बच्चा अफेक्टेड नहीं आएगा कभी भी। इसलिए कहते हैं फीमेल, और ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए, फीमेल तो नेक्स्ट जनरेशन में अपने से एक ही क्रोमोसोम देगी। दूसरी तरफ से जो मेल पार्टनर है वो भी वैसा ही होना चाहिए क्रोमोसोम, उसके एक्स क्रोमोसोम पे भी होना चाहिए कलर ब्लाइंड। यानी कलर ब्लाइंड मेल एक कैरियर फीमेल के साथ क्रॉस करेगा तभी आएगा फीचर ये वाला, जिसके चांस कम है। मेल्स के लिए क्या है कि फीमेल कलर ब्लाइंड है, एक्स वहां से आ गया, मेल पार्टनर से वाई आया, वाई पे कलर ब्लाइंड का कोई जीन ही नहीं है तो तब भी एक्सप्रेस कर जाता है। इसलिए मेल्स के केस में एक्सप्रेशन ज्यादा है किससे, फीमेल से। कैरियर फीमेल पास करते हैं जीन को अपने सन को कितने चांस, 50% चांस है। क्यों? क्योंकि एक्स सी एक्स है ना, 50% चांस है ये वाला क्रोमोसोम जाएगा, 50% ये वाला गया तो पास होगा कलर ब्लाइंड, वरना पास नहीं होगा। डॉटर रेयरली कलर ब्लाइंड होती है क्योंकि उसके लिए फादर भी अफेक्टेड होना चाहिए और मेल करियर होनी चाहिए तभी पहुंचेगा वो। हीमोफीलिया ये भी सेक्स लिंक्ड रिसेसिव होता है। ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, खून क्लॉट नहीं हो पाता है इस केस के अंदर भी। सेम सी कहानी है, फीमेल्स जनरली कैरियर ही होती हैं और मेल को ज़्यादा अफेक्ट करा जाता है। फीमोफिलिक फीमेल्स एक्सट्रीमली रेयर होती हैं क्योंकि फीमेल होने के लिए क्या चाहिए आपको, फिर से वही बात है, देखो एक्सएच एक तो फीमेल है ही, मेल भी ऐसा होना चाहिए, बट मेल्स उस लेवल तक सर्वाइव ही नहीं कर पाते बहुत बार एडल्टहुड तक या रिप्रोडक्शन की एबिलिटी तक कि कल को जाके ये क्रॉस हो और हमारे पास एक ऐसी पॉसिबिलिटी बने कि जिसमें फीमेल भी अफेक्ट हो सकती है। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर आता ही नहीं है। ये हमने क्वीन विक्टोरिया के फैमिली में बहुत ज़्यादा देखा है। सिक्कल सेल एनीमिया क्या होता है, हीमोफीलिया तो हो गया। सिक्कल सेल एनीमिया में दोनों पेरेंट्स जो होते हैं कैरियर होंगे तब ये ट्रांसमिट होता है। कैरियर से 50% प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग द म्यूटेटेड जीन्स। ऑब्वियसली अगर ये है हीमोफीलिया जैसे सिक्कल सेल एनीमिया तो कैरियर है, अगर ये एक पर है इस पे बंदे के अंदर तो ये आया नहीं तो 50% चांस है कि ये जाएगा, 50% चांस है नॉर्मल भी जा सकता है, राइट। अगर ये जीनोटाइप है, एक नॉर्मल है और एक अफेक्टेड, तो वो करियर ही होगा। अफेक्टेड होने के लिए क्या चाहिए, दोनों, क्योंकि ये सारी डिसऑर्डर्स कैसे रिसेसिव हैं। रिसेसिव में जरूरी होता है कि दोनों क्रोमोसोम्स पे वो सेम चीज हो तभी अपीयर करेंगे। सिंगल सब्स्टिट्यूशन से होता है इसलिए से पॉइंट म्यूटेशन भी कहा जाता है। जैसे अगर आप ध्यान दोगे बेटे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ग्लूटामिक एसिड बनना था, उसकी जगह क्या बन गया, वेलिन बन गया। क्या बन गया उसकी जगह, वेलिन बन गया। देखो यहाँ ग्लूटामिक एसिड बनना था, यहाँ वेलिन बन गया। कैसे बन गया, तो CTCGAG था, बस टी की जगह कौन आ गया, ए, तो ऑटोमेटिकली टी के साथ ए आता है तो ए के साथ यू, बस एक पॉइंट पर चेंज हुआ आपका गेम, उसी से आपकी चीजें बदल गई। GAG नॉर्मल था, GUG अब नॉर्मल है, म्यूटेंट है, जिसकी वजह से गड़बड़ हुई। क्या हो गया इससे, इस केस में फिर क्या हो जाता है, ऑक्सीजन टेंशन बॉडी में कम हो जाती है, नॉर्मल शेप ऐसे ही होती है। म्यूटेंट हीमोग्लोबिन जो होता है लो ऑक्सीजन टेंशन पे पॉलीमराइज कर जाता है, रिजिड हो जाता है, ब्लड फ्लो थोड़ा ब्लॉक हो जाता है, स्लो हो जाता है इस केस में। फिनाइलकीटोन्यूरिया एक इनहेरिटेड ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, ये भी अफेक्टेड इंडिविजुअल के पास एंजाइम नहीं होता, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं जब हम प्लियोट्रॉपी पढ़ रहे थे। और फिनाइल एलेनिन नहीं बनता तो कल को हमें टायरोसिन भी बनते हुए नहीं दिखता। और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जैसे कि मेंटल रिटार्डेशन का होना, यूरिन में एक्सक्रीशन होना, पायरुविक एसिड डेरिवेटिव्स को जो एक्सप्लेट हुए थे, टायरोसिन का ना बनना, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। थैलेसीमिया,
कब ट्रांसमिट होता है? जब दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड होते हैं तब। म्यूटेशन और डिलीशन रिजल्टिंग इन रिड्यूस सिंथेसिस रेट ऑफ ग्लोबिन चेन। कोई पॉइंट म्यूटेशन हो जाए या फ्रेम शिफ्ट की तरह कोई डिलीशन वगैरह हो जाए, उसकी वजह से ऐसा देखा जाता है कि कोई एक चेन बनती ही नहीं है, अल्फा या बीटा, जो दो हीमोग्लोबिन चेन होती है उसमें से कोई एक बनती ही नहीं है, जिसके कारण जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अनीमिया। इसकी भी कंडीशन वही है पहले वाले की तरह ही, सिकल सेल एनीमिया की तरह ही, कि दोनों पेरेंट्स कैरियर होने चाहिए। इसमें देखो ये दिक्कत होती है थैलेसीमिया में, रिड्यूस सिंथेसिस हो जाती है बीटा या अल्फा चेन की। बीटा की होगी या अल्फा की होगी, ये बड़ी क्लासिकल बात होती है। अल्फा के लिए दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, HBA1 HBA2, यानी टोटल 4 एलील्स बेसिकली, राइट। 4 एलील्स मतलब 4 अलग अलग जीन्स। लेकिन बीटा के लिए जो होता है वो सिर्फ एक ही चीज रिस्पॉन्सिबल होती है, सिंगल जीन, दैट इज HBB। इसके लिए दो होते हैं, HBA1 HBA2 रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं इसकी फॉर्मेशन के लिए, यानी इनमें कुछ बदलाव होगा तो यहां दिक्कत होगी। और अगर 11th क्रोमोसोम पे दिक्कत होगी तो बीटा थैलेसीमिया, 16th पे होगी तो अल्फा। और 16th पर भी दो जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, और उसके लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। थैलेसीमिया एक क्वांटिटेटिव प्रॉब्लम है, चीजें बन नहीं रही हैं। सिकल सेलीमिया में बन तो रही है बट क्वालिटी की नहीं बन रही है, शेप ठीक नहीं बन रही है, ये बात हमें पता होनी चाहिए। यह स्ट्रक्चर एबनॉर्मल है, वहां पे स्ट्रक्चर बन ही नहीं रहा। ठीक है। लास्ट टॉपिक, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, कि भैया क्या हो जाए टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ही ना हो, कि सेट जो है क्रोमोसोम्स का वो एज इट इज हमें दिखता रह जाए, कि हमने डबल करा था डीएनए को और फिर एक ही सेल के पास रह गया क्रोमोसोम का पेयर, या एक को मिला नहीं एक को ज्यादा मिल गया, ऐसी कंडीशन में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं, राइट। एनियोप्लॉइडी, गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, सेग्रीगेशन नहीं हुई ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जो है ना फेज 1 पे क्रोमैटिड को अलग अलग होना था, शायद वो ठीक से नहीं हुआ, तो एक क्रोमोसोम बढ़िया घट सकता है। पॉलीप्लॉइडी, एक नहीं सेट में बढ़ रही हैं चीजें, किसमें बढ़ रही है? सेट में, पेयर में बढ़ रही हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये जनरली देखो क्या लिखा है, साइटोकाइनेसिस, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ना होने के कारण होता है, राइट। जैसे डाउन सिंड्रोम होता है भाई, एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ क्रोमोसोम 21, एक्स्ट्रा कॉपी, देखो 2 तो 4, पेयर बढ़ गया, सीधा एक होना चाहिए तो 2 पेयर हो गए 21 क्रोमोसोम के, तो उसको बोलते हैं ट्रायोसोमी, एक्स्ट्रा कॉपी। टर्नर, एक्स क्रोमोसोम खत्म हो गया ह्यूमन फीमेल से, एक घट गया। पॉलीप्लॉइडी जनरली प्लांट्स में देखी जाती है, टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस ना होने के कारण होती है, इससे उनकी इवोल्यूशन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। डाउन सिंड्रोम में क्या क्या फीचर्स नजर आते हैं, देखो ट्रायोसोमी है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का सेट दिख रहा है, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय लैंगडन डाउन। छोटा स्टेचर होता है बच्चे का, हेड थोड़ा राउंडेड होता है, टंग फरोड या उस पर बहुत सारे डिप्रेशंस होते हैं। पाम क्रीज, जैसे अपनी तो हथेली में बहुत सारी लाइन्स है, उसमें एक ही होती है, सीमियन क्रीज कहते हैं उसको। फिजिकल साइकोमोटर या मेंटल डेवलपमेंट बच्चे की रिटार्डेड होती है, कॉग्निटिव इंपेयरमेंट रिटार्डेड होती है। क्लिनफेंटर के अंदर क्या होता है, जेनेटिक कोज एंड कार्योटाइप, तो भाई एडिशनल कॉपी होती है एक्स क्रोमोसोम की, इस केस में 47 XXY हो जाता है ये। वो डाउन सिंड्रोम क्या है, 21st क्रोमोसोम एक्स्ट्रा था, यहाँ पे कौन एक्स्ट्रा है? XXY, XX क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है, ऑटोसोम नहीं। क्या होता है इसमें, मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाती है, फीमेल डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, कि मेल के अंदर फीमेल जैसे करेक्टर, गायनोकोमेस्टिया, मेमोरी ग्लैंड फॉर्मेशन ज्यादा हो जाती है या उसका ज्यादा एक्सप्रेशन दिखता है मेल के अंदर, तो क्लिनफेंटर माना जाता है। टर्नर सिंड्रोम, वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम गायब हो गया, आपकी बार बढ़ने की जगह XXY होने की जगह X0 हो गया, X के साथ X या Y होना था, कुछ भी नहीं है। इस केस में रूडिमेंट्री ओवरीज देखी जाती हैं, डेवलप्ड ब्रेस्ट नहीं होती, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कम हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। की टेकअवेज क्या है बेटा, एनिप्लॉइडी का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन फेलियर, राइट। एनाफेज में दिक्कत हो रही है, जिससे कि ट्राइजोमी या मोनोजोमी हो सकता है, या तो XXY हो जाए या X0 हो जाए।
साइटोकाइनेसिस का फेलियर होना, वोल सेट इंक्रीज, जो कि प्लांट्स में ज्यादा कॉमन है, ह्यूमंस में नहीं। जैसे भी टर्नर सिंड्रोम था, एक्स नॉट हो गया तो वो मोनोजोमी है। डाउन सिंड्रोम में क्लिनफिल्टर क्या है, ट्राइजोमी है। डाउन सिंड्रोम क्लिनफिल्टर सिंड्रोम के बारे में बात आ गई है ना। तो ये बहुत बड़ा चैप्टर था, आपको बेटा ये अच्छे से आना चाहिए। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स वगैरह क्या होते हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, सेक्स डिटर्मिनेशन, डायहाइब्रिड नॉन हाइब्रिड क्रॉसेस वगैरह। देखिएगा इस वीडियो को अच्छे से, आपको होपफुली ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, फिर मिलते हैं बेटा दोबारा।